Hi everyone, it's देवेश मिश्रा एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल एक्सप्लेन। आज हम शुरू करने जा रहे हैं एक नई सीरीज की क्लास जिसका नाम है गुड्स एंड सर्विस टैक्स एंड कस्टम लॉ, जिसको आप कह सकते हो जीएसटी एंड कस्टम लॉ। ये सीरीज बेसिकली 6 सेमेस्टर के एसएल के ड्यू के रेगुलर के बच्चों के लिए बनाई जा रही है, जो दिल्ली यूनिवर्सिटी में सेमेस्टर 6 के अंदर एक बुक है जीएसटी एंड कस्टम लॉ मेन कोर्स करके, उनका एक है 4th क्रेडिट का सब्जेक्ट, उनके लिए बेसिकली बुक बनाई जा रही है। इस सीरीज को चाहे आप बीकॉम ऑनर्स में हो या फिर आप बीकॉम प्रोग्राम से हो, आप दोनों के दोनों स्टूडेंट्स देख सकते हो इजीली। इस सीरीज के अंदर टोटल 17th लेक्चर होने वाले हैं, 17 प्लेलिस्ट में वीडियोस आने वाली हैं एग्जाम से पहले। जो भी मई जून में आपके एग्जाम है उससे पहले इस बुक को कंप्लीट मैं करवा दूंगा। एक 1.5 घंटे के लेक्चर्स होंगे, बट इसमें एक लेक्चर के अंदर पूरा एक चैप्टर मैं कवर करूंगा। बुक में आपको ये दिखा देता हूँ, देखो ये वाली बुक है जिसका नाम आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, ठीक है। तो इस बुक को मैं कंप्लीट कवर करवाने जा रहा हूँ। एनईपी बेस्ड अभी नई बुक आई है, नया सिलेबस के अकॉर्डिंग सीरीज को आज से शुरू कर रहे हैं, फर्स्ट डे से, ठीक है। और भाई बस मैं आप लोगों से इतना ही कहूंगा कि अगर आपको वीडियो सीरीज पसंद आ रही है, वीडियो अच्छी लगे, तो प्लीज लाइक कर देना, क्योंकि आप जब लाइक करोगे मुझे ऐसा लगेगा कि आपको वीडियोस और चाहिए, जल्दी आप इंटरेस्टेड हो, आप देख रहे हो। अगर आप लोग नहीं देखोगे वीडियोस तो मेरा बनाने का बेनिफिट ही नहीं रहेगा ना। तो इसीलिए आप थोड़ा सा मोटिवेट करोगे, मुझे लगेगा कि अगर स्टूडेंट्स की हेल्प हो रही है, इस सीरीज को लोग देख रहे हैं, तो मैं जल्दी वीडियो लाऊंगा, वरना इसको स्किप कर देंगे फिर अगर मुझे लगेगा कि इस वीडियो सीरीज को कोई नहीं देख रहा उस वजह से, ठीक है भाई। तो बस इतना सा काम कर देना, लाइक वगैरह कर देना, शेयर वगैरह कर देना ग्रुप्स में, ताकि सेमेस्टर 6 के जो बच्चे हैं जिनके एग्जाम आने वाले हैं, जिनको सिलेबस नहीं मिल रहा, बुक नहीं मिल रही, तो उन तक मेरी वीडियोस पहुंच जाए, बस इतना चाहता हूं, ठीक है भाई। हाँ जी, तो चलिए शुरू करते हैं। और एक चीज और मैं बता दूं कि इस जीएसटी सीरीज के ना चैप्टर 1 से हमने शुरू करा है और इसकी हमने नोट्स वगैरह रेडी करना शुरू कर दिया है। तो 1-2 दिन के अंदर नोट्स बन के रेडी हो जाएंगे इसके पूरी बुक के। ये बुक 400 पेजेस की है और नोट्स आपको मिलेंगे 70 से 80-90 पेजेस के अंदर, आपको पूरी नोट्स की पीडीएफ मिल जाएगी जिसमें सारे चैप्टर होंगे। नोट्स का प्राइस 150-130 अप्रोक्स रहने वाला है। तो जाओ फटाफट से व्हाट्सएप नंबर पे जाके पता करो कि सर नोट्स रेडी हो गए हैं, जो भी मिनिमम अमाउंट होगा प्राइस पे करके आप नोट्स को बाय कर सकते हो। फिर ये इतनी मोटी बुक आपको नहीं पढ़नी पड़ेगी बिल्कुल भी। सारे टॉपिक्स नोट्स में आपको मिलेंगे, कोई भी टॉपिक मिस नहीं होगा, सारे कॉन्सेप्ट शॉर्ट में मिलेंगे, बस ये है, ठीक है। शॉर्ट्स में आपको सारा कवर हो जाएगा, तो बस इतना कर देना। अगर आपको नोट्स परचेज करने हैं तो जाके व्हाट्सएप से बाय कर लेना, व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करना, हाय सर हमको नोट्स चाहिए जीएसटी कस्टम लॉ, और अपना सेमेस्टर बता देना बस, ठीक है। तो वीडियो का थोड़ा इंट्रो ज्यादा लंबा हो जाएगा क्योंकि पहली वीडियो भाई, तो बताना पड़ता है सारी चीजें, क्या क्या चीजें हैं, किस बच्चों के लिए है, तो बच्चे कंफ्यूज ना हो पहले, ठीक है। चलिए भाई शुरू करते हैं अब अपना चैप्टर बिना किसी देरी के। आज हम पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है जीएसटी इन इंडिया, और इसका इंट्रोडक्शन है। आज हमारा शुरू का पहला दिन है इसका, तो जय श्री राम भाई। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं इंट्रोडक्शन से। जीएसटी क्या है? जीएसटी एक तरीके का गुड्स एंड सर्विस टैक्स है। गुड्स एंड सर्विस टैक्स मैं यहाँ पे लिख देता हूं, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। इस टैक्स का नाम है जीएसटी, ठीक है, जिसको बोला जाता है जीएसटी। अच्छा, जीएसटी को लेता कौन है? ये टैक्स अगर किसी ने बनाया है तो किसने बनाया है, कौन लेता है? तो देखो इस टैक्स के पीछे ना एक छोटी सी प्यारी सी कहानी है, स्टोरी है, वो मैं आपको बाद में सुनाऊंगा, बोल जाओगे। तो ये जो टैक्स है ये बनाया है गवर्नमेंट ने, ठीक है, गवर्नमेंट ने इसको अप्लाई किया है। अच्छा, गवर्नमेंट जीएसटी क्यों चार्ज करती है, गवर्नमेंट जीएसटी क्यों लेती है? क्योंकि गवर्नमेंट को कंट्री का डेवलपमेंट करना है, गवर्नमेंट को कंट्री को डेवलप करना है, चीजें बनानी है। जैसे कि गवर्नमेंट को आप लोगों को हॉस्पिटल्स देने हैं, क्या देने हैं भैया? हॉस्पिटल्स, ठीक है, हॉस्पिटल्स। और फ्री एजुकेशन देनी है, क्या देनी है? फ्री एजुकेशन, ठीक है। और इसके साथ साथ और भी बहुत सारी चीजें गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है ना आप लोगों को, जैसे पार्क हो गया और हाईवेज वगैरह हो गया, ठीक है, और अच्छी सड़कें हो गया, स्ट्रीट लाइट्स हो गया। तो ये सारी चीजें गवर्नमेंट जो है आपको प्रोवाइड कर रही है। गवर्नमेंट को बेसिकली आपकी कंट्री जो है उसको डेवलप करना है, ठीक है। तो आप बोलोगे हम ये डेवलप करो, अब इसमें जीएसटी की बात कहां से आ गई? तो सुनो, जब गवर्नमेंट को ये सब चीजें डेवलप करनी होती है ना, तो उसके लिए पैसा चाहिए होता है। क्या चाहिए होता है? पैसा। अगर मैं आपको बोलूं आपको भूख लगी है तो आप बाहर से जाके खा लो, खाने के लिए भी पैसा चाहिए। तो इस तरीके से गवर्नमेंट को डेवलप करने के लिए ना भाई कंट्री को पैसा चाहिए, रिवेन्यू चाहिए। तो वो जो रिवेन्यू है
वो जो रिवेन्यू होता है, मतलब कि जो पैसा होता है, ये पैसा कहाँ से आता है? गवर्नमेंट के पास पैसा कहाँ से आएगा? अब आप लोगों के घर में क्या होता है कि आप लोगों के घर में अगर पैसा चाहिए तो पापा से मांग लिया, मम्मी से मांग लिया, पापा ड्यूटी पे जा रहे हैं, पापा से पैसा मांग लिया। बट गवर्नमेंट तो ड्यूटी नहीं करती ना, गवर्नमेंट के पास कहाँ से पैसा आएगा? तब गवर्नमेंट कैलकुलेट करती है जीएसटी। गवर्नमेंट ने एक जीएसटी बना दिया है, जो कि एक सेंट्रल गवर्नमेंट बोल सकते हो, एक पूरी कंट्री के अंदर जीएसटी लागू कर दिया है। इससे क्या होगा कि गवर्नमेंट को पैसा आता रहेगा जीएसटी के जरिए। जो रिवेन्यू है कहां से आएगा? जीएसटी के जरिए रिवेन्यू आता है गवर्नमेंट को। जीएसटी क्या होता है? गुड्स और सर्विस टैक्स होता है। आप जो भी गुड्स यूज करते हो, आप जो भी सर्विसेज यूज करते हो, उस चीज पे आप टैक्स देते हो, कुछ ना कुछ टैक्स जाता है आपकी तरफ से। वो टैक्स इकट्ठा होके एक पिगी बैंक में जाता है, जो कि गवर्नमेंट का ट्रेजरी बैंक बोल सकते हो सकता है, ठीक है। गवर्नमेंट का कोई बैंक है, सारा राजकोष में पैसा जाता है। उस पैसे से गवर्नमेंट डेवलप करती है हॉस्पिटल्स, स्कूल्स, कॉलेजेस, हाईवे, रोड और फलाना ढिंका, ऐसी बहुत सारी चीजें डेवलप करती है गवर्नमेंट, ठीक है। तो इसीलिए गवर्नमेंट आपसे जीएसटी लेती है। अब आप मान लो अपनी जॉब के लिए जा रहे हो, सड़क खराब है, तो आप गवर्नमेंट को गाली दोगे ना, यार कितना पैसा लेती है गवर्नमेंट, इस चीज पे टैक्स, उस चीज पे टैक्स, सड़कें अच्छी नहीं बना रखी। तो इसीलिए गवर्नमेंट आपसे जीएसटी चार्ज करती है, बेसिकली। समझ आया? तो ये था जीएसटी का इंट्रोडक्शन कि जीएसटी होता क्या है, और जीएसटी जो है चार्ज कौन करती है? गवर्नमेंट करती है, ठीक है। और जीएसटी का चार्ज करने का मोटिव क्या है? क्योंकि वो आप लोगों को एक अच्छी ह्यूमन बीइंग लिविंग देना चाहती है, ठीक है, अपना डेवलप कंट्री बनाना चाहती है। तो इस वजह से वो गवर्नमेंट आपसे जीएसटी चार्ज करती है। अच्छा, बात करते हैं कि गवर्नमेंट जो टैक्स लेती है, जीएसटी जिसको मैं टैक्स बोल रहा हूं, तो उसको टैक्स बोलता हूं। तो टैक्स जो है वो कितने टाइप्स के होते हैं, पहले वो समझते हैं। तो टैक्स ना दो टाइप से होते हैं। पहला टैक्स जो होता है वो होता है डायरेक्ट टैक्स, और दूसरा टैक्स होता है इनडायरेक्ट टैक्स। दोनों में फर्क होता है, वो आप समझो, बहुत आराम से समझाऊंगा, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स, ठीक है। देखो, जब सपोज करो, पहले इनडायरेक्ट टैक्स नहीं है, सिर्फ डायरेक्ट टैक्स की बात करेंगे हम, डायरेक्ट टैक्स की, ठीक है। सपोज करो ये मैं हूं, हाँ भाई ऐसा हड्डी से ही तो दिखता हूं, मैं हूं बस, है, ठीक है। तो ये मैं हूं। अब मुझे कोई सामान खरीदना था, अब मैं गया गवर्नमेंट के पास, ये गवर्नमेंट, ठीक है। गवर्नमेंट के पास सारी चीजें हैं, गवर्नमेंट ने एक शॉपिंग मॉल खोल रखा है खुद का, हाँ, तो गवर्नमेंट के पास सारी चीजें। मैं गया गवर्नमेंट के पास, मैंने बोला कि भाई मेरे को ना 1 किलो प्याज चाहिए, ठीक है। तो मैंने इससे प्याज लिया। जब मैंने इससे प्याज लिया तो गवर्नमेंट ने बोला कि आपको ना इस पे टैक्स देना पड़ेगा। क्या बोला? आपको इस पे टैक्स देना पड़ेगा, ठीक है। तो मैंने बोला इस पे टैक्स लगता है, मैंने बोला रहने दे भाई, छोड़ दे। अब अगले दिन क्या हुआ कि मैं ना एक जॉब ढूंढने लगा, क्योंकि मेरे को पैसों की कमी थी, मेरे पास पैसे नहीं थे, तभी तो मैंने प्याज नहीं ली। मैंने एक जॉब ढूंढी अच्छी खासी, और मैंने वहां से इनकम करनी शुरू कर दी। मैंने क्या करी? इनकम करनी शुरू कर दी। तो अब मैंने जब पैसे कमाने चालू करे ना, तो अभी मेरी सैलरी है 10,000, मैं छोटा सा वर्कर हूं, मेरी सैलरी है 10,000। जैसे मेरी सैलरी बढ़ी, मेरी सैलरी 20-22 हुई, उसके बाद मेरे को मजा आ गया, 20-22 सैलरी है और पूरी की पूरी सैलरी मेरी जेब में आ जा रही थी। फिर दोबारा मेरी सैलरी प्रमोशन हुआ 1 साल बाद, मेरी सैलरी हो गई 30,000। कितनी हो गई? 30,000, ठीक है। गवर्नमेंट देखे जा रही है मेरे को बैठे बैठे, वो क्या कह रही है कि आप जब तक 10,000 कमा रहे हो, आप अपने पास सारी सैलरी रखो, हम आपसे कुछ नहीं लेंगे, आप बिल्कुल गरीब आदमी हो, ठीक है। मैंने बोला ठीक है, मैं मजा आ गया, मेरे को सारी सैलरी बच गई। दूसरी बार जब मैंने मेरा प्रमोशन हुआ, 20,000 सैलरी हुई, गवर्नमेंट ने बोला अभी भी आप गरीब हो, आप और कमाओ, आप अपने पास सारा पैसा रखो, खर्चा करो। मैंने बोला ठीक है। अब मेरी सैलरी 30,000 हो गई। अब मेरा नाम इनकम टैक्स वाली उन्होंने लिस्ट में डाल दिया, ठीक है, जिसमें ना जिस बंदे की सैलरी 2,40,000 या 2,50,000 एक थ्रेशोल्ड बना रखा, लिमिट बना रखी है, उससे ज्यादा होगी ना तो उस पर कुछ टैक्स देना पड़ेगा बंदे को। अब मैं यहाँ पे डर गया, मैंने बोला ये क्या हो गया, मेरी सैलरी कट जाएगी अब तो यहाँ पर गवर्नमेंट मेरा टैक्स काट रही है। मैं बात कर रहा हूँ डायरेक्ट टैक्स की। डायरेक्ट टैक्स क्या होता है? जिस जगह से वो सोर्स से टैक्स दिया जा रहा है ना, वो टैक्स वहीं पर काट लिया जाता है हमारी सैलरी से, और फिर हमको हमारी सैलरी डिडक्ट करके मिलती है, उसको बोलते हैं डायरेक्ट टैक्स। मतलब कि जिस सोर्स से, मान लो अभी मैं गवर्नमेंट के नीचे काम कर रहा हूं, तो गवर्नमेंट अगर मुझे अभी 50,000 सैलरी दे रही है, 50,000 पे जो भी टैक्स बनेगा ना, तो गवर्नमेंट वो टैक्स काट के मुझे मेरी सैलरी वापस करेगी। सपोज करते हैं 10% टैक्स लगता है, सपोज करो, अब कितना भी रेट हो आप देख लेना। सुनो, 10% सपोज करो टैक्स लगता है, तो 50,000 का 10% 10,000 काट के देती है। 50,000 का 10% 10,000, अजीब बात कर रहे हैं यार, मान भी गए मेरी बातें।
50,000 का 10%, भाई 5,000 टैक्स काट के देती है तो मेरे को कितना मिलेगा 45,000, 1 2 3। तो ये मेरी सेविंग में से माइनस हो गया ना, एक तरीके से मेरी सेविंग 50,000 की थी, 5,000 तो मेरा डिडक्ट हो गया ना, कट गया ना। तो ये क्या है, मेरी सैलरी 45,000 की होगी। इसको बोलते हैं डायरेक्ट टैक्स। कह रहा है इट इम्पोज्ड डायरेक्टली ऑन द टैक्स पेयर एंड पेड डायरेक्टली टू द गवर्नमेंट। कह रहा है जो टैक्स पेयर होता है वो डायरेक्टली इस टैक्स को पे करने के लिए लाइबल होता है गवर्नमेंट को। गवर्नमेंट जो है डायरेक्ट टैक्स पेयर से उस टैक्स की वसूली करती है। जैसे मैंने यहाँ पे एग्जांपल दिया, मैंने बताया कि जो आदमी है अगर वो सैलरी 30 40 50 हजार से ज्यादा कमा रहा है, जो कि थ्रेशोल्ड लिमिट से ज्यादा है, तब उस जगह वो इम्पोज हो जाएगा टैक्स पे करने के लिए। और टैक्स पेयर को वो पैसा, ये नहीं कि आपके हाथ में आएगा और फिर आपको गवर्नमेंट को देना है, नहीं, गवर्नमेंट आपको हाथ में आएगा जो वो काट के ही देगी, वो पहले काट के ही देगी आपको पैसा, ठीक है। तो वो होता है डायरेक्ट टैक्स जो कि कट के आता है। आगे लिखा है द बर्डन कांट शिफ्ट बाय टैक्स पेयर टू समवन एल्स। अब आपकी सैलरी है, अब आप चाहो कि ये जो बर्डन है ना जिसमें मेरा टैक्स कटता है मैं किसी और पे शिफ्ट कर दूं। मेरा एक दोस्त है, ठीक है, ऋतिक नाम का दोस्त है मेरा, तो मैं सोच रहा हूँ कि मेरी टैक्स की जो बर्डन की वो है ना उस पर शिफ्ट कर दूं कि मेरे 5,000 उसकी सैलरी में से काटे जाएं और उसके 10,000 कट जाए टोटल, मेरे भी और उसके भी। तो ऐसा नहीं हो सकता। गवर्नमेंट बोलती है कि आप अपना कमा रहे हो, वो अपना कमा रहा है, तो इसको शिफ्ट नहीं कर सकते किसी और पे। तो ये आपकी ही सैलरी से कटा जाएगा और किसी सैलरी से नहीं कटेगा, इसको शिफ्ट नहीं किया जा सकता बर्डन को, ठीक है। हाँ, एक तरीके से टैक्स से बच सकते हो, या तो टैक्स चोरी, वो तो अपराध हो जाएगा, ऐसा तो करना ही, ठीक है। दूसरा, या तो आपकी सैलरी आप कम करवा लो, वापस से 10-15 हजार करा लो, मतलब कि उस थ्रेशोल्ड लिमिट से नीचे अगर होगी तो फिर नहीं कटेगा, ठीक है भाई। हाँ, आगे लिखा है, इसका एग्जाम्पल अगर मैं बताऊं तो इसका एग्जाम्पल होता है इनकम टैक्स, और दूसरा भी होता है एक वेल्थ के ऊपर, एक वेल्थ भी बोल सकते हो, इनकम टैक्स भी बोल सकते हो। तो इनके ऊपर डायरेक्ट टैक्स को इम्पोज किया जाता है, ठीक है। बात करते हैं इनडायरेक्ट टैक्स की। सुनो, गवर्नमेंट के पास सिर्फ सैलरी से इतना पैसा नहीं आता कि वो इतना सारा पैसा इकट्ठा कर सके कि वो रोड बना दे, कॉलेजेस, स्कूल, हाईवे, हॉस्पिटल, एजुकेशन के लिए सब चीज बना दे। गवर्नमेंट के पास सैलरी के टैक्सेस से इतना पैसा कलेक्ट नहीं होता। तो भैया ये सब बनते कैसे हैं इतनी बड़ी बड़ी चीजें, बताता हूँ ना। सुनो, गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट ना और दिमाग दौड़ाती है। गवर्नमेंट बोलती है, जैसे आपकी मम्मी दिमाग दौड़ाती है ना कि अब ये खाली बैठा है, इसको कोई काम बता दूं, मटर छील दे, सब्जी काट दे, मेरी मम्मी बोलती है मेरे को। इस तरीके से गवर्नमेंट दिमाग दौड़ाती है और गवर्नमेंट बोलती है कि अब ऐसा तो हो नहीं सकता कि हर देश में हर बंदा सैलरी नौकरी कर रहा हो, जो सैलरी बनेगी उस पर टैक्स देगा। सपोज करो मैं क्या कर रहा हूँ, वीडियो बना रहा हूँ ना, क्या मेरी कोई फिक्स सैलरी आ रही है? मेरी सैलरी कहाँ से आ रही है? वीडियो से आ रही है। मैं कोई जॉब कर रहा हूँ, नहीं कर रहा। तो सोचो, मेरे को अगर मैं जॉब करता, 20-40 हजार कमाता, तो गवर्नमेंट को मेरी सैलरी से टैक्स जा रहा होता। अभी मैं जॉब नहीं कर रहा हूँ तो अभी वो टैक्स नहीं ले पा रही मेरे से, जो कि उसको लेना चाहिए, अगर नहीं ले पा रही तो वो पैसा मेरी तरफ से जा नहीं रहा। मगर गवर्नमेंट ने बोला तू कैसे बच सकता है, तू गुनहगार है, तूने देश में रहना है ना, तो भाई टैक्स तो देना पड़ेगा। मैंने बोला मैं तो कमा ही नहीं रहा, अब ले लो टैक्स, कैसे लोगे? गवर्नमेंट ने बोला कि खाए बिना तो कोई जिंदा रह नहीं सकता, तो भाई इनडायरेक्ट टैक्स लगा दिया गया गुड्स और सर्विसेज पे। किस पे लगाया? दोबारा सुनो, गुड्स एंड सर्विसेज पे। आप खाओगे ना कि खाए बिना रह लोगे? भाई खाए बिना तो कोई भी नहीं रह सकता। उन्होंने बोला नॉन, तेल, हल्दी, नमक, मिर्चा, दाल, चावल, चीनी, आटा, जितनी चीज आप खरीदोगे सब पे टैक्स लगा दो। अब बेशक तू कमा रहा हो ना कमा रहा हो, ये टैक्स तुझे देना पड़ेगा। अगर मान ले मैं 1 किलो आटा खरीदता हूँ, 1 kg फ्लोर खरीदता हूँ, जो कि 45 से 50 रुपए का आता है यहाँ पे, ठीक है, 45 से 50 रुपए का, तो उस पे मेरे को टैक्स देना पड़ेगा। भाई मैं कमा नहीं रहा, मैं सैलरीड पर्सन हूं या ना, वो फर्क नहीं करता। आप कितने ही नील रेट में हो, आप कितने ही गरीबी रेखा में हो, अगर आप कुछ खाना चाह रहे हो उस पे आपको टैक्स देना पड़ेगा। क्या टैक्स गवर्नमेंट डायरेक्ट आके मांगेगी कि भाई ला 5 रुपए दे, तूने आटा खरीदा है, ले मैं बच गया, अब मैं कैसे टैक्स दूंगा, मजा सा आ गया? भाई सुनो, आप शाणे हो, गवर्नमेंट डेढ़ शाणी है। गवर्नमेंट ने बोला कि ना यहाँ टैक्स मैं मांगूंगी नहीं, आके डायरेक्ट नहीं है, यहाँ इनडायरेक्ट है। तो यहाँ पे आप टैक्स पे करोगे दुकानदार को, दुकानदार पे करेगा सप्लायर को, सप्लायर पे करेगा होलसेलर को, होलसेलर से तो मैं वसूल लूंगी, वो मेरे ऊपर छोड़ दो, ठीक है, बाकी मैं देख लूंगी आगे का। तो गवर्नमेंट ने बोला कि इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है, ये टैक्स गुड्स और सर्विसेज पे लगाया जाता है, क्योंकि गवर्नमेंट को बड़े बड़े हाईवे, रोड, पुल बनाने हैं ना, तो इतना टैक्स सैलरी से नहीं आता। और हर कोई मेरी तरह बेरोजगार तो है नहीं, सारे जॉब कर रहे हैं, मैं एक बेरोजगार हूँ जो कमा नहीं रहा कुछ भी, है ना। मेरी मम्मी गाली सुनाती है, आप लोग भी बोलोगे कुछ कमाते तो भैया हो नहीं, तो इसलिए भाई मैं कहाँ से टैक्स पे करूंगा, और गवर्नमेंट को मुझसे भी पैसा चाहिए। तो उन्होंने मेरे खाने पीने के वादे कर दिए। मेरी मम्मी अब और चिल्ला रही है कि तेरे को खिलाऊंगी तो उस पर भी टैक्स देना पड़ेगा, और तू कमाता अलग से नहीं है। बताओ कितना बोझा है, मेरी मम्मी कैसे पाल रही होगी मेरे को, सोचो।
इनडायरेक्ट टैक्स जो है इम्पोज किया जाता है गुड्स एंड सर्विस पे, जो कि इनडायरेक्टली पेड होता है। कह रहा है इट पेड नॉट डायरेक्टली टू गवर्नमेंट, डायरेक्टली पे नहीं होता है। टैक्स पेयर इज जस्ट ए मीडिएटर, जो टैक्स पे करने वाला व्यक्ति है जो मैं हूं, मैं मीडिएटर का काम कर रहा हूँ, बिचौलिया हूं मैं। मेरे से तो कठपुतली की तरह नचाया जा रहा है, मैं तो नाच रहा हूँ ठुमक ठुमक के। भाई सुनो हो क्या रहा है, मैं आटा खरीदता हूँ, मेरा टैक्स जाता है टैक्स पेयर को, मतलब कि सामने सेल्समैन को, जो भी शॉपकीपर है, वो टैक्स जो कलेक्ट करता है वो आगे भेजता है, वो आगे भेजता है, ऐसे करते 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 गवर्नमेंट तक पहुंच जाता है वो टैक्स। मेरे जो 4-5 रुपए का आटा का फालतू का टैक्स है ना, वो वहां तक पहुंच गए। कह रहा है टैक्स पेयर इज जस्ट ए मीडिएटर एट एवरी स्टेज, टैक्स बर्डन पास्ड ऑन टिल एट फाइनली रीच द कंज्यूमर। कि टैक्स पेयर तो एक जस्ट ए मीडिएटर है, फाइनली कंज्यूमर जो होगा ना, जो यूज करेगा चीजों को, उसको टैक्स पे करना पड़ेगा। और अगर मैं बचना चाहूं इस टैक्स से तो कैसे बच सकता हूं? भाई सिंपल है, गिट्टी दाब ले अपनी, मर जा, आसमान में पहुंच जा, क्योंकि खाएगा नहीं तो जिंदा नहीं रहेगा, जिंदा नहीं रहेगा तो टैक्स नहीं पे करना पड़ेगा, सिंपल है। और खाएगा तो निकालेगा तो टैक्स भी पे करना पड़ेगा, सिंपल है ना। बस तो फिर यही समझना है आपको। सुनो, डायरेक्ट टैक्स ये था जो कि आपको मैंडेटरी है, आपके ऊपर लगा दिया गया है, जो आपको भरना है। इनडायरेक्ट टैक्स गुड्स एंड सर्विसेज पे होता है, जो कि आप अगर नहीं भी चाहते तो भी भरना पड़ेगा, क्योंकि खाओगे तो भरना पड़ेगा भाई, ठीक है, कह रहे निकालना पड़ेगा। सुनो भाई, आगे बात करते हैं डिफरेंस बिटवीन डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स के बीच में थोड़ी सी आप क्लियरिटी हो गई होगी मेरे अकॉर्डिंग तो, मगर मैं अब दोनों के बीच का डिफरेंस आपको बताऊं तो और ज्यादा क्लियरिटी हो जाएगी, मजा आएगा। सुनो, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स के बीच का डिफरेंस। डेफिनेशन कि डायरेक्ट टैक्स मैंने बताया था कि वेल्थ और इनकम पे लगाया जाता है, तो लो जी, वेल्थ और इनकम पे लगाया जाता है। इनडायरेक्ट टैक्स IN मतलब इन डायरेक्ट टैक्स, ये लगता है गुड्स एंड सर्विसेज पे। गुड्स एंड सर्विसेज जैसे अरे लाली, लिपस्टिक, क्रीम, बिंदी, पाउडर, हाँ बहन वही जो फेयर एंड लवली यूज करते हो ना आप, उसी पे लगता है टैक्स, ठीक है। आगे सुनो, भाई कह रहा है मेरे ऊपर ऐसा ये जोक नहीं मारा, भाई सुन, जो करते हो ना उस पे लगता है टैक्स, ये भी ठीक है। कह रहा है मैं तो BGMI वाला हूं। सुनो, अगला आता है इम्पैक्ट। भाई सुनो, इम्पैक्ट क्या पड़ता है? इम्पैक्ट आता है कि जो डायरेक्ट टैक्स होता है वो सेम पर्सन पर लगता है। जैसे कि मैं कमा रहा हूँ 20-50 हजार, तो मेरे ऊपर लगेगा, मैं फिक्स नहीं कर सकता कि मैं अपने दोस्त मैंने बताया ना ऋतिक को, मैं ऋतिक के ऊपर डाल दूं भाई तू दिया से मेरे 5,000, तो ये सेम पर्सन पे है भाई, फिक्स नहीं होता। अगले मतलब फिक्स होता है, आप चेंज नहीं कर सकते उसको, दे नहीं सकते किसी और को, शिफ्ट नहीं होता। दूसरा आता है ऑन डिफरेंट पर्सन। जो इनडायरेक्ट टैक्स है ना, इसका इंपैक्ट होता है डिफरेंट डिफरेंट पर्सन पे। आप पे कुछ लगेगा, सेल्समैन पे कुछ लगेगा, होलसेलर पे कुछ लगेगा, हर कोई टैक्स देगा यहाँ, ये चेंज होता रहता है, ठीक है। उसके बाद लिखा है तीसरा बर्डन, नो शिफ्ट। मैंने बताया ना, मैं अपने दोस्त को बर्डन नहीं दे सकता अपने टैक्स का, अगर मैं कमा रहा हूं इनकम वगैरह तो मुझे ही पे करना पड़ेगा, ठीक है। हाँ भाई, और दूसरा इनडायरेक्ट टैक्स जो होता है वो शिफ्ट हो सकता है फाइनल कंज्यूमर तक, फाइनल कंज्यूमर तक शिफ्ट किया जा सकता है, ठीक है। फोर्थ आता है टाइम ऑफ कलेक्शन। टैक्स कलेक्शन कब होता है? जो डायरेक्ट टैक्स है वो एक ईयरली बेस्ड पे कलेक्ट किया जाता है। जैसे साल में आप जितना भी कमा रहे हो, 2-2.5 लाख, 5 लाख, 10 लाख, करोड़, CR वगैरह, जितना भी आप कमा रहे हो उस पे एक लिमिट पे आपको वो टैक्स पे करना होगा, ईयरली बेस पे होता है। और जो इनडायरेक्ट टैक्स है वो आपके सेल्स और परचेज पर निर्भर करता है। अगर आप कुछ खरीद रहे हो या आप कुछ बेच रहे हो तो आपको टैक्स देना पड़ेगा, अगर आप ना कुछ खरीद रहे हो ना कुछ बेच रहे हो तो आपको टैक्स नहीं देना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद आता है प्रिंसिपल। इसके प्रिंसिपल कहते हैं एबिलिटी टू पे। ये देखा जाएगा कि अगर व्यक्ति एबल है पे करने के तो वो टैक्स भरेगा। एक उन्होंने थ्रेशोल्ड बना दिया है कि अगर 50,000 वाला व्यक्ति है जो 50,000 महीना कमा रहा है तो उसको टैक्स पे करना पड़ेगा, एक एबिलिटी बना दी। एक व्यक्ति है जो 15,000 कमा रहा है और वो थ्रेशोल्ड लिमिट में नहीं आ रहा, उसकी सेंट्रल गवर्नमेंट की थ्रेशोल्ड लिमिट है जो बताती है कि किस किस को टैक्स पे करना है कितनी सैलरी होने पर। अगर वो व्यक्ति 15,000 वाला है, वो थ्रेशोल्ड लिमिट में नहीं आ रहा, वो एबल नहीं है पे करने के, तो वो नहीं पे करेगा। बट अगर इनडायरेक्ट टैक्स की बात करें तो अगर आप बेनिफिटर हो, आप किसी चीज को उपभोग कर रहे हो, कोई चीज यूज कर रहे हो, खा रहे हो, फेयर एंड लवली ले रहे हो, कपड़े पहन रहे हो, तो आपको टैक्स देना पड़ेगा, चाहे आपकी सैलरी 5 रुपए हो, चाहे आपकी सैलरी करोड़ रुपए हो, ठीक है। आगे नेचर क्या होता है इसका, सॉरी नेचर क्या होता है? पहला नेचर है प्रोग्रेसिव इन नेचर। ये प्रोग्रेसिव नेचर का होता है जो कंट्री को बढ़ावा देता है, आगे प्रोग्रेस करता है ग्रोथ की तरफ। दूसरा आता है न्यूट्रल नेचर। न्यूट्रल नेचर की बात हम आगे करेंगे, वो ज्यादा बेटर रहेगा। वैसे न्यूट्रल से आपको समझ आ गया होगा कि जो इनडायरेक्ट टैक्स है ये न्यूट्रल नेचर का है, सबके लिए बराबर है।
फिर आता है एग्जाम्पल। इसके एग्जाम्पल में डायरेक्ट टैक्स में आप लिख लोगे इनकम टैक्स, इनकम के ऊपर जो टैक्स लगाया जाता है सैलरी पे, ठीक है। और इनडायरेक्ट टैक्स में आप बोलोगे जीएसटी एंड कस्टम लॉ, इन दोनों पे जो गुड्स एंड सर्विसेज पे और जो कस्टम वगैरह पे लगाया जाता है टैक्स, उसको कस्टम लॉ बोला जाता है। जीएसटी में कस्टम लॉ आपने नहीं पढ़ा तो बता दूं कि जब आप कोई भी गुड्स को एक जगह से दूसरी जगह भेजते हो तो उस पर जो कस्टम चार्जेस होते हैं उनको बोला जाता है कस्टम लॉज, उसके लिए जो लॉ बनाए जाते हैं, ठीक है। चलिए भाई, डिफरेंस क्लियर हो गया। ये डिफरेंस एग्जाम में पूछ सकता है तो आपको याद रखना पड़ेगा। आगे आ जाते हैं फीचर्स ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स। देखो भाई, फीचर्स तो मैंने यहां पर लिखी नहीं है, तो मैं आपको साथ साथ बुक में से इसको रिवाइज करवा दूंगा, ठीक है। एक मिनट, स्क्रीनशॉट वगैरह ले लेना और हाँ, वीडियो को लाइक वगैरह कर देना, क्योंकि अगर मुझे लगेगा कि बच्चों को ज्यादा नीड है, नहीं तो मुझे पता नहीं चलेगा ना कि आप लोगों को भाई जरूरत है। आप लोग वीडियो नहीं देखोगे, आप लोग वीडियो को लाइक नहीं करोगे, तो मुझे पता नहीं चलेगा आप वीडियो चाह भी रहे हो नहीं, तो होकर भी मैं वीडियोस को नहीं आगे डाल पाऊंगा फिर, ठीक है। तो वो चीज है। हाँ, तो फीचर्स इसमें लिखिए। पहली फीचर्स है टैक्स ऑन गुड्स एंड सर्विसेज। मैं लिखता रहूंगा यहाँ पे, आप उतारते रहना। टैक्स ऑन गुड्स एंड सर्विसेज। अगर वीडियो ज्यादा लंबी हो जाती है तो मैं कोशिश करूंगा उसको पार्ट में डाल दूंगा, ठीक है। टैक्स ऑन गुड्स एंड सर्विस का मतलब है कि यहाँ पे जो टैक्स है वो लगाया जाता है, चाहे आप कोई भी चीज को इंपोर्ट करो, कोई भी चीज को एक्सपोर्ट करो, कोई भी गुड्स या कोई भी सर्विसेज के ऊपर टैक्स लगाया जाता है, उसकी इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के हिसाब से देखा जाता है, ठीक है। तो इसका मतलब ये है। दूसरा जो आता है वो आता है शिफ्टिंग ऑफ बर्डन। शिफ्टिंग ऑफ बर्डन, ठीक है। शिफ्टिंग ऑफ बर्डन, जो बर्डन शिफ्ट होता है इनडायरेक्ट टैक्स में, क्योंकि यहाँ पे फीचर्स बता रहा हूं मैं इनडायरेक्ट टैक्स की। इनडायरेक्ट टैक्स में बर्डन को शिफ्ट किया जा सकता है। ये आपके सब्सिक्वेंट इम्पोज्ड टैक्स पेयर से लेकर फाइनल जो कंज्यूमर होता है, जो उसको कंज्यूम कर रहा है, उस तक ये शिफ्ट किया जा सकता है, ठीक है। और ये बुक देख लो, ये वही है जीएसटी वाली जो मैंने अभी आपको दिखाई है, ठीक है, एसएलडीयू की। उसके बाद थर्ड लिखा है, तीसरा, कि प्रमोट्स सोशल वेलफेयर। प्रमोट्स, यहां पे लिख देता हूं, प्रमोट्स सोशल वेलफेयर, ठीक है। जब आप सामाजिक तौर पे किसी चीज को प्रोत्साहित करते हो, बढ़ा रहे हो, ठीक है, तो उन लोगों में टैक्स, यहाँ पे इनडायरेक्ट टैक्स में क्या है, तो यहाँ पे लिखा है हाई टैक्स आर लिविड ऑन हार्मफुल प्रोडक्ट लाइक सिन और लग्जरी एंड डेमेटेड गुड्स। फॉर एग्जाम्पल, हायर टैक्स इज लिविड ऑन लग्जरी एंड टोबैको, अल्कोहल एटसेट्रा। कि जो भी आपकी ऐसी चीजें हैं जैसे टोबैको है, अल्कोहल है और हाईएस्ट लग्जरीज थिंग्स है, मतलब जो भी है, तो उन पर हाईएस्ट टैक्स जो है वो चार्ज किया जाएगा, और बाकी जो नॉर्मल चीज है उन पर नॉर्मल रेट में टैक्स को चार्ज किया जाएगा, ठीक है। तो ये लिखा है प्रमोट करने का। आगे लिखा है अगला पॉइंट, न्यूट्रल इन नेचर, जो मैंने वहां पढ़ाया था, ठीक है, वो है न्यूट्रल इन नेचर। तो मैं पॉइंट पॉइंट लिख रहा हूं और एक्सप्लेन आपको बुक से कर दे रहा हूं। तो न्यूट्रल इन नेचर में लिखा है इनडायरेक्ट टैक्सेस आर नॉट बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल टू एबिलिटी टू पे। कह रहा है कि ये एबिलिटी टू पे के ऊपर बेस्ड नहीं है, जैसे कि डायरेक्ट टैक्स होते हैं जहां पर आप अपनी सैलरी अगर कमा रहे हो अच्छी खासी तो आप टैक्स पे करोगे, वरना नहीं। यहां पर आपको पे करना ही पड़ेगा। बेनिफिट है कि अगर आप उस चीज का उपभोग कर रहे हो, आप यूज कर रहे हो, तो आपकी सैलरी कितनी भी हो डजंट मैटर, आपको सैलरी जो भी होगी आपको टैक्स पे करना पड़ेगा, ठीक है, ये चीज है। और इसके अंदर लिखा है कि कोई भी रिच व्यक्ति हो या कोई भी पुअर व्यक्ति हो, उसके लिए भी सेम रेट रहेगी। कि कोई भी रिच है, मान लो कोई अमीर है, तो उसके लिए नहीं कि टैक्स उसके लिए ज्यादा हो जाएगा या उसके लिए कम हो जाएगा। रिच हो या पुअर हो, दोनों के लिए बराबर रहेगा टैक्सेस का। फिर उसके बाद अगला पॉइंट है लीड्स टू इनकम डिस्पैरिटी, ठीक है, फिफ्थ है लीड्स टू इनकम डिस्पैरिटी। हाँ, तो इसके अंदर लिखा है कि अगर आपकी इनकम, अगर आप अमीर हो, आपकी इनकम बढ़ जाती है, या आप गरीब हो, आपकी इनकम घट जाती है, तो ऐसा नहीं है कि आपको टैक्स नहीं पे करना पड़ेगा। आपका टैक्स जो है वो डायरेक्ट नेगेशिएबल हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। आपकी इनकम जो होगी, अगर मान लो कोई रिच व्यक्ति है, उसकी इनकम है ज्यादा है, करोड़ों में कमा रहा है, सीआर में कमा रहा है, 10 सीआर 50 सीआर, तो उसके लिए वो टैक्स मिनिमल सा अमाउंट होगा, जो कि कुछ देखा नहीं जाता है, इतना माइंड भी नहीं करेगा। मगर अगर उसी जगह कोई व्यक्ति ऐसा है जिसकी सैलरी 30,000 40,000 है और उसकी सैलरी पे टैक्स काटा जा रहा है, उसके लिए तो ये लगेगा ना उसको कि मेरी सेविंग को घटा दिया इसने।
जो 5-7 हजार में बचा सकता था, अगर 10-12% टैक्स लग रहा है 40 हजार की सैलरी पे, तो उसके 4-4.5 हजार रुपए तो गए। तो इसीलिए उसको तो लगेगा मेरी सेविंग कम हो रही है। तो इसको बोलते हैं इनकम डिस्पैरिटी, ठीक है, जहां पर एक अमीर व्यक्ति की सोच और एक गरीब व्यक्ति की सोच दिखाई गई है। आगे अगला पॉइंट है मेजर सोर्स ऑफ रिवेन्यू। 6th पॉइंट है फीचर का, मेजर सोर्स ऑफ रिवेन्यू। इसके अंदर मैं आपको बता दूं कि जो इनकम टैक्स होता है ना, जो कि इनडायरेक्ट इनकम टैक्स है, वो कम से कम 50% और ज्यादा से ज्यादा 60-70 तक जा सकता है। कह रहा है कि इसमें इनडायरेक्ट टैक्स जो है ना, वो मोर देन 50% कॉन्ट्रीब्यूट करता है अपने जितने भी वर्ल्ड ओवर जो भी रिवेन्यूज वगैरह कलेक्ट होते हैं ना सेंट्रल गवर्नमेंट के या जो स्टेट गवर्नमेंट के, उसमें स्टेट और सेंट्रल में दोनों मिला के 50 से ज्यादा प्रतिशत योगदान किसका होता है, इनकम टैक्स का, इनडायरेक्ट वाला पार्ट का। ठीक है, इनडायरेक्ट टैक्स इतना ज्यादा कमा लेता है लोगों से। ठीक है, जो गुड्स और सर्विसेज जो लोग यूज कर रहे हैं उन पे टैक्स वसूल के इतना पैसा वो कमा लेती है गवर्नमेंट उसी चीज से। ठीक है, तो ये थे इसके 4-5 फीचर जो आपको नोट डाउन कर लेने हैं। अगर आप नोट्स परचेज करोगे तो उसमें भी सारे पॉइंट्स आपको मिलेंगे। अब आप इसको स्क्रीनशॉट ले लो, उतार लो, क्योंकि मेरे को आगे और भी लिखवाना है, तो इसको मिटाने के बाद लिखवाऊंगा आगे का। क्या होगा अभी जो मैंने आपको बताया था। चलिए फिर आगे का शुरू करते हैं। तो अभी मैंने यहाँ पर लिखे हैं कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क ऑफ टैक्सेस। ठीक है, तो आपको पहले मैं बता दूं कि भारतीय संविधान के अंदर जो भी आपकी संविधान बुकें हैं उसके अंदर जो टैक्सेस से रिलेटेड जितने भी लॉज वगैरह बनाए गए हैं, तो बुक के अंदर टोटल 448 आर्टिकल्स लिखे गए हैं और इसके साथ है 12 शेड्यूल। हाँ जी, तो 448 आर्टिकल्स एंड 12 शेड्यूल को मिलाकर जो पूरी लॉज की बुक है उसमें टैक्सेस के बारे में लिखा गया है। ज्यादा ही हो सकते हैं लॉज वगैरह। ठीक है, तो बाकी अभी जो आपके स्टडी मटेरियल के अकॉर्डिंग लिखा है वो मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ पर देखो आर्टिकल नंबर 265 के अंदर क्या लिखा हुआ है कि इट स्टेट दैट नो टैक्सेस शैल बी लिविड और कलेक्टेड एक्सेप्ट बाय अथॉरिटी ऑफ लॉ, कि अथॉरिटी ऑफ लॉ के अलावा और कोई भी ऐसा लॉ या कानून नहीं बना अभी तक की इंडिया में या फिर कहीं भी कि जो टैक्सेस वगैरह को लगा सके या कलेक्ट कर सके, और ना इसके अलावा कभी कोई बनेगा। और अगर कोई टैक्सेस वगैरह कलेक्ट करता है लॉ को वॉयलेट करके, तो भाई उसको सीधा सीधा बैन कर दिया जाएगा या पनिश किया जाएगा। ठीक है, तो ये कहता है हमारा आर्टिकल नंबर 265। आते हैं आर्टिकल नंबर 246 के ऊपर। इसके बीच में 245 भी था बट उसमें कुछ ज्यादा इंफॉर्मेटिव नहीं है। 246 के अंदर लिखा है इट गिव्स अथॉरिटी टू यूनियन स्टेट टू लीव टैक्स। कह रहा है कि जो 246 आर्टिकल है ये बताता है 246 के तहत गवर्नमेंट जो है टैक्स लगाने की अथॉरिटी देती है स्टेट गवर्नमेंट को और यूनियन गवर्नमेंट को, ताकि वो अपना टैक्स जो है लागू कर सके। अब इसके अंदर बात करते हैं 246 के अंदर कुछ शेड्यूल आते हैं, जैसे मैंने आपको बताया था 12 शेड्यूल है। तो इसका जो 7th शेड्यूल है ना, 7th शेड्यूल है, वो क्या कहता है पहले वो समझो, बहुत ही इंटरेस्टेड है। पहला 7th शेड्यूल कहता है इसके अंदर 3 लिस्टें बनाई जाती है। पहली लिस्ट होती है यूनियन लिस्ट, सेकेंड लिस्ट को कहते हैं स्टेट लिस्ट, थर्ड लिस्ट को कहते हैं कॉन्करेंट लिस्ट। पहली लिस्ट जो यूनियन लिस्ट होती है इसके अंदर टोटल 100 सब सेक्शन आते हैं। अब आप बोलोगे क्या भैया 100 सब सेक्शन याद करने पड़ेंगे? तो भाई नहीं, सिर्फ ये याद रखो इसके अंदर 100 सब सेक्शन है। उसके बाद सेकंड लिस्ट आती है स्टेट लिस्ट जिसके अंदर 61 सब सेक्शन मेंशन है। फिर आती है थर्ड लिस्ट जिसका नाम है कंकरेंट लिस्ट, इसके अंदर 52 सब सेक्शन शामिल है। ठीक है, अब यहाँ पे पहले बात करते हैं यूनियन लिस्ट के अंदर क्या क्या चीज होती है। यूनियन लिस्ट के अंदर जो पार्लियामेंट होती है, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट, जिसको सीजी भी बोलते हैं, सीजी मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट या कि पार्लियामेंट। ठीक है, तो जो पार्लियामेंट है इसके पास पावर होती है कि जितने भी सेंट्रल गवर्नमेंट या यूनियन लिस्ट के तहत के जो मामले हैं वो सॉर्ट करने के लिए। इसके अंदर कौन कौन से मामले आते हैं? तो पहला आता है फॉरेन अफेयर्स के अंदर जो भी चीजें होती हैं वो सारा इसके अंदर आएगा। फिर एटॉमिक एनर्जी वगैरह जो भी है इसके अंदर के जितने भी मामले होंगे वो सारे सॉर्ट करेगी कौन? यूनियन लिस्ट, मतलब कि सेंट्रल गवर्नमेंट। ये तो मैंने 2 बताए हैं, ऐसे ऐसे ना 100 सबसेक्शन है जो भी मैंने बताया था ना 100, तो ये 100 सबसेक्शन है जो याद करने हैं। और भी जो होंगे वो आपको बुक में फिलहाल तो एक भी मेंशन नहीं है, मैंने अपनी तरफ से ढूंढ के ये लिखे हैं, तो आप इनको पढ़ लेना, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप लिखते हो तो साथ में ये जरूर लिखना। ठीक है,
आगे आते हैं स्टेट लिस्ट। स्टेट लिस्ट के अंदर होता है कि जो स्टेज लेजिस्लेचर होते हैं वो हैव पावर्स, जो स्टेट लेजिस्लेचर्स होते हैं उनके पास पावर होती है इस चीज को सॉर्ट करने के रिलेटेड। और इसके अंदर 61 सबसेक्शन आते हैं, उसमें से कुछ सबसेक्शन ऐसे हैं जैसे कि हेल्थ को लेकर हो गया, सैनिटेशन को हो गया, पब्लिक ऑर्डर हो गया, एग्रीकल्चर हो गया। तो इनसे रिलेटेड जो भी मामले होंगे जो कानून के, वो सारे देखेगी स्टेट लिस्ट। ठीक है। थर्ड लिस्ट आती है कॉन्करेंट लिस्ट, इसमें 52 सेशंस आते हैं और इसमें बोथ हैव पावर्स। इसके अंदर आता है जो आपका स्टेट लिस्ट होती है और जो यूनियन लिस्ट होती है, मतलब कि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट लेजिस्लेचर, तो ये दोनों मिलकर काम करती हैं, उनको बोला जाता है कॉन्करेंट लिस्ट। ठीक है। तो इसके अंदर कौन कौन से मामले आते हैं, फॉरेस्ट को लेकर हो गया, एजुकेशन को हो गया, क्रिमिनल लॉ हो गया, मैरिज हो गया, डाइवोर्स हो गया। तो ऐसे बहुत सारे 52 वैसे सबसेक्शन है जो इसके अंदर सॉर्ट किए जाते हैं। ठीक है। तो ये हो गया क्लियर। चलिए भाई अब आगे चलते हैं। आगे आपकी बुक में मेंशन करे थे इवोल्यूशन ऑफ जीएसटी इन इंडिया। भाई जीएसटी इंडिया में आया था 2017 में, सबको पता है, बट उसका पूरा इवोल्यूशन आपकी बुक में दे दिया है। तो मैंने वो इवोल्यूशन ना एक छोटे से चार्ट में करके इस तरीके से लिख दिया ताकि आपको मेन चीजें मैं बता सकूं। ठीक है। तो इसके लिए मेरे को बुक का यूज करना पड़ेगा। सेशन मैंने आपके सामने लिख दिए हैं, बस मैं आपको रीड करके इनको समझाने वाला हूँ। पहला आता है, सबसे पहला पार्ट है ए, जिसके अंदर आएगा इन 2000। सबसे पहले 2000 लिखा मैंने, इन 2000, जिसके अंदर मैंने लिखा है अटल बिहारी वाजपेयी। अटल बिहारी वाजपेयी अपने फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे। ठीक है। तो इन्होंने क्या करा था, इन्होंने कॉन्सेप्ट ऑफ जीएसटी जो है, इनडायरेक्ट टैक्स जो है, वो सबसे पहले स्ट्रक्चर में लाया था कि इंडिया में जीएसटी आनी चाहिए। कब आया था, 2000 में, सबसे पहले प्राइम मिनिस्टर द्वारा दिया गया था। फिर आता है इन 2003, जिसके अंदर लिखा है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक स्पेशल टास्क फोर्स बनाई थी, चेयरमैनशिप विजय एल केलकर। देखो मैंने लिखा है विजय एल केलकर। ठीक है। इसके अंदर उन्होंने कमेटी डिजाइन करवाई थी जिसके अंदर कुछ मॉड्यूल वगैरह बनाए थे और इन्होंने रिफॉर्म करने की बात करी थी इनडायरेक्ट टैक्स को लेकर। फिर आया था 2004 के अंदर जो भी केलकर साहब ने जो भी टास्क फोर्स वगैरह बनाई थी ना, तो उनके ऊपर कुछ चेंजेस करे गए थे। उसमें जो सेशंस वगैरह उन्होंने दिए थे रिफॉर्म करने के लिए, कुछ वैट वगैरह चीजें उसमें इंक्लूड करी गई थी। फिर आता है इन 2006 श्री पी चिदम्बरम है, सॉरी अगर गलत प्रोनाउंसिएशन होगा तो, चिदम्बरम है, हाँ, द यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर हैं जिन्होंने बजट पास किया था 2006 और 2007 का, जिन्होंने 1 अप्रैल 2010 को इसने जीएसटी अप्लाई करी थी, मतलब कि जीएसटी का बजट पास करा था कि जीएसटी को इंट्रोड्यूस कर दिया था, गुड्स एंड सर्विस टैक्स को। जो प्राइम मिनिस्टर थे उन्होंने सिर्फ एक योजना बनाई थी कि जीएसटी होना चाहिए, बट उन्होंने अप्लाई नहीं किया था। इन्होंने 2010 में उसको लीगल करा फिर। ठीक है। 2011 मार्च इस यहाँ पर आई थी हमारी 115th अमेंडमेंट। अमेंडमेंट मतलब होता है कि जब बुक्स में चेंज आते रहते हैं लॉ में ना, भाई लॉ तो एक ऐसी बुक है जिसके अंदर हर साल ना बहुत सारी अमेंडमेंट्स आती हैं, क्योंकि हर साल नियम कानून चेंज करने पड़ते हैं, पुराने नियम हटते हैं, कुछ नए नियम जुड़ते हैं और भी नए नए तरीके के अमेंडमेंट्स आते हैं। तो 115th अमेंडमेंट आ रही थी 2011 के अंदर, जिसमें जो अमेंडमेंट थी वो बिल टैक्सिंग पावर और यूनियन स्टेट गवर्नमेंट से रिलेटेड थी। ठीक है। फिर आता है इन मार्च 2013 की बात कर रहा हूँ, ये वाला, यहाँ पर जीएसटीएन को इंट्रोड्यूस करा गया था। ठीक है। जिसमें नॉन गवर्नमेंट प्राइवेट लिमिटेड जो कंपनीज हैं, नॉन कॉर्पोरेट कंपनीज हैं, उनको भी इसमें शामिल करा गया था, स्पेशल व्हीकल वगैरह शामिल करे गए थे। फिर आता है इन दिसंबर 2014 द कॉन्स्टिट्यूशन, इन्होंने 122वीं अमेंडमेंट के साथ अपने जो इंट्रोड्यूस करे थे प्रोविजंस और जीएसटी वगैरह के बिल वगैरह को। ठीक है। आगे लिखा है उसके बाद इन 6 मई 2015 इसमें अमेंडमेंट 122 जो थी उसको लोकसभा द्वारा प्रसारित कर दिया गया था। लोकसभा ने उसको खुली अनुमति दे दी थी कि 6 मई 2015 को इसको पास करा जाता है लोकसभा द्वारा। फिर आती है 3 अगस्त 2016 जिसमें राज्यसभा के द्वारा इसमें कुछ चेंजेस करके, बदलाव करके कानून में, और इसको पास कर दिया गया था। फिर आती है इन 8 अगस्त 2016 जहां पर कुछ मिनिमल से चेंजेस करे गए थे जो कि लोकसभा द्वारा पास कर दिया गया था, उसमें भी चेंजेस करे गए थे दोबारा से, फिर दोबारा उसको पास करा गया। फिर आई डेट 8 सितंबर 2016 इसके अंदर कुछ मेजोरिटी स्टेट रजिस्टर थे, उन्होंने कुछ अपने 50% स्टेट्स जो थे उसके अंदर जीएसटी वगैरह का इसमें कुछ शामिल करवाया था। अमेंडमेंट्स भी आई थी और जो पुरानी अमेंडमेंट्स है उनको दोबारा से रिवाइज करा गया था यहाँ पर।
फिर आती है 1 जुलाई 2017। 1 जुलाई 2017 को फाइनली इंडिया के अंदर जीएसटी को एप्लीकेबल कर दिया गया था। 2017 को 1 जुलाई को जीएसटी एप्लीकेबल हुआ था फाइनली इंडिया में। और इन जम्मू कश्मीर के अंदर 8 जुलाई 2017 को, मतलब कि 1 जुलाई से 7 जुलाई, मतलब कि 7 दिन के बाद जम्मू और कश्मीर में भी वही सेम जीएसटी को लागू कर दिया गया था। ठीक है, तो ये थे पूरी इवोल्यूशन किसकी, जीएसटी की इवोल्यूशन इन इंडिया, कैसे इवोल्यूशन हुई थी। इसमें डेट्स जो फैक्ट है याद रखने वाले हैं वो कौन कौन से, पहले मैं उसको मार्क कर देता हूँ, थोड़ा सा याद रख लेना अगर आपसे हो सके तो। पहला दूसरा ये आपको याद करना है। उसकी जो पहली अमेंडमेंट है वो आई थी 2011 में, दूसरी अमेंडमेंट यहाँ आई थी, और लोकसभा में राज्यसभा में पास कब हुआ था तो ये याद कर लेना। तो ये ऊपर वाली है लोकसभा में 2015 में पास हुई थी, और लोकसभा के बाद राज्यसभा ने उसको 3 अगस्त 2016 को मंजूरी दी थी। ठीक है, चेंजेस वगैरह आपको याद करने की इतनी जरूरत नहीं है, बट फाइनली 2017 के अंदर 1 जुलाई को और 8 जुलाई को जम्मू एंड कश्मीर में एप्लीकेबल हुई थी, और 1 जुलाई को इंडिया के अंदर एप्लीकेबल कर दी गई थी, जीएसटी बुक्स में है। ठीक है, जो कि आपने अगर 2017 का बैच होगा तो बच्चे उसको पढ़ रहे होंगे, जीएसटी वगैरह आ गई थी अकाउंट्स वगैरह के अंदर भी। ठीक है, तो ये थी पूरी इवोल्यूशन। तो चलते हैं आगे, अभी इसको फिलहाल उतारो और आगे का मैं और लिखवाता हूँ अभी और भी ये चैप्टर। चलिए फिर आगे शुरू करते हैं। अभी मैं आपको बताने वाला हूं कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन ऑफ जीएसटी। सुनो, जब जीएसटी काउंसिल ने बिल पास करा था ना, तो उस टाइम पर कुछ चेंजेस हुई थी और कुछ अमेंडमेंट्स आई थी। तो कुछ 4 तरीके के चेंजेस देखने को मिले थे, और जो 4 नए सेक्शंस आर्टिकल्स वगैरह ऐड करे गए थे वो यहाँ पर मैंने मेंशन करे हैं। बट आपकी बुक में सिर्फ 3 वहां पे आर्टिकल लिखे थे, तो वो 3 आर्टिकल मैं यहाँ पर आपको दिखा रहा हूँ। चौथा जो था आर्टिकल वो था 279A, जो कि ये लिखा हुआ है। 279A आपकी बुक में नहीं है, तो उसको हम नहीं यहाँ पे इंक्लूड करेंगे। हम सिर्फ ABC ये 3 सेशंस में आपको बताने वाला हूँ कि अमेंडमेंट के टाइम पे जो कॉन्स्टिट्यूशनल हुआ था, जब एक्ट पास हुआ था, तो वहां पर कौन से 3 नए सेशन आए थे। पहला सेशन आया था आर्टिकल नंबर 246A, एक तो ये हुआ था। आर्टिकल नंबर 246A क्या कहता है, ग्रांट ऑफ पावर टू स्टेट गवर्नमेंट, SG मतलब है स्टेट गवर्नमेंट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट टू मेक लॉज इनटू रिस्पेक्ट ऑफ जीएसटी इम्पोज्ड बाय सेंट्रल और स्टेट सच एज। ठीक है, तो इनमें क्या लिखा है देखो, बेसिकली सिंपल सी चीजें बोली गई थी। 2 वर्ड होते हैं, एक वर्ड होता है इंटरस्टेट, एक वर्ड होता है इंट्रास्टेट। पहले आप दोनों को मतलब समझो, उसके बाद ये वाला जो आर्टिकल है वो आपको अच्छे से जल्दी समझ आएगा। देखो, इंट्रास्टेट क्या होता है, इंटरस्टेट के अंदर ये जो INTER, इसमें ई आता है, ये जो ENS पे फोकस करना है, ये वर्ड जो है ई, इंटरस्टेट। और इंट्रास्टेट उसमें ए आता है, इंट्रास्टेट। ठीक है, इंटरस्टेट का मतलब होता है कि जब आप अपना माल एक स्टेट से दूसरे स्टेट में एक्सचेंज कर रहे हो, भेज रहे हो या खरीद रहे हो, उसको इंटरस्टेट बोलते हैं। दिल्ली टू मान लो मुंबई, ठीक है, दिल्ली से मुंबई में। अब यहाँ पर क्या हुआ, सेक्शन नंबर 246 को अमेंड करके लाने का मतलब यही था कि इसमें ना एक लड़ाई हो गई थी। लड़ाई किस चीज के ऊपर हुई थी, एक आदमी है जिसने अपना सामान दिल्ली से मुंबई में भेज दिया था। अब दिल्ली की जो गवर्नमेंट है, जो दिल्ली स्टेट की गवर्नमेंट है, वो चाहती थी कि उसका जो भी खाना खर्चा पैसा होगा वो हमारे खाते में जाए और हम उसका पैसा सरकार से मांगे। और सेम जब वो मुंबई में माल पहुंचा तो मुंबई की जो गवर्नमेंट है, जो स्टेट गवर्नमेंट है मुंबई की, तो वो चाहती थी कि इसका खाना खर्चा हमारे यहाँ है तो हमारे पास पैसा इसका जुड़ना चाहिए और हम जो है गवर्नमेंट से आगे पैसा मांगे इसके नाम पे। तो भाई दोनों में यहाँ पर बहस छिड़ गई कि कौन इसका पैसा रखेगा। मतलब कि जो भी इंटरस्टेट हुआ है दिल्ली से मुंबई में, क्या दिल्ली स्टेट वाले जो है इसका पैसा लेंगे या मुंबई स्टेट वाले इसका पैसा लेंगे, तो ये झड़प हो गई। अब जो जीएसटी ऑफ काउंसिल्स होते हैं ना, जो मेन बॉडी है जीएसटी की, उन्होंने एक अमेंडमेंट बनाई जिसका नाम था अमेंडमेंट नंबर आर्टिकल 246A। इन्होंने बोला कि दोनों को अपनी मर्यादा में रहना है और जो भी पैसा होगा वो दोनों का अलग अलग बांटा जाएगा। जो स्टेट गवर्नमेंट का है वो उसके हिसाब से मिलेगा और उन लोगों को ही मिलेगा। जैसे कि जितना खर्चा दिल्ली से ले जाने में मुंबई का हुआ है, दिल्ली से जितना भी पैसा लगा होगा अगले का, तो वो दिल्ली गवर्नमेंट की तरफ से जाएगा और जो मुंबई में हुआ है वो मुंबई की तरफ से जाएगा। तो इस तरीके से उन्होंने दोनों को देखते हुए अमेंडमेंट बनाई थी
जिसमें लिखा हुआ है साफ साफ कि ग्रांट ऑफ पावर, कि दोनों के पास पावर है, दोनों के अलग अलग लॉज होंगे, दोनों जो सेंट्रल गवर्नमेंट है या जो स्टेट गवर्नमेंट है, दोनों के पास ये रिस्पेक्टिव पावर है कि वो जो रूल बनाए गए हैं किसके द्वारा, जीएसटी काउंसिल के द्वारा, उसको पूरी तरीके से माने। ठीक है, अब देखो यहाँ पर इन्होंने एक बात पर दोनों ने सहमति दिखाई कि देखो भाई, अगर मान लो कोई भी इंटरस्टेट होगा, जैसे कि मान लो दिल्ली से मुंबई गया है, तो इसमें यहाँ पर जो पैसा वगैरह होगा, जितना भी खर्चा वर्चा होगा, वो सारा का सारा जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ जाएगा। किसकी तरफ जाएगा? सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ, मतलब कि जो पूरी सेंट्रल गवर्नमेंट है उनकी तरफ। ठीक है, और जो भी एक स्टेट के अंदर ही चीजें हो रही हैं वो स्टेट वालों को जाएगा। जैसे कि दिल्ली से दिल्ली में कुछ ला रहे हो, उसको बोलते हैं इंट्रा स्टेट। इंट्रा स्टेट, तो जितने भी दिल्ली से दिल्ली के अंदर कोई भी मान लो सामान को एक जगह से दूसरी जगह कहीं भी पहुंचाना होगा, तो उसका जो भी पैसा लगेगा वो स्टेट गवर्नमेंट देखेगी, स्टेट गवर्नमेंट के अंदर जाएगा। और बॉडी ने बोला कि जितने भी आउट स्टेट होंगे, जो भी जैसे दिल्ली से मुंबई, दिल्ली टू हरियाणा, दिल्ली टू हैदराबाद, या मुंबई से अहमदाबाद, कहीं भी मतलब जो भी अदर स्टेट है, उनका जो खर्चा है वो रखेगी हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, तो इस तरीके से इन्होंने नया अमेंडमेंट पास करके प्रॉब्लम को सॉर्ट किया। समझे? अगला आता है उसके बाद आर्टिकल नंबर बी, जिसका मैंने लिखा है आर्टिकल नंबर 269A। इसके अंदर लिखा था is related with levy and collection of GST on interstate supply। अगर कोई भी इंटरस्टेट सप्लाई होती है तो उसका पैसा कौन रखेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट रखेगी या स्टेट गवर्नमेंट रखेगी? ठीक है, तो यहाँ पर भी अब दोनों की बहस हो गई कि जो भी लीवी होगा उसका जो कलेक्शन होगा वो किसके पास जाएगा। जो लीवी कलेक्शन होगा, अगर वो मुंबई स्टेट में जा रहा है, दिल्ली से जो भी जा रहा है ट्रांसपोर्ट वगैरह करके, जो भी कूरियर वगैरह करके, जो उसका सप्लाई का जो पैसा निकलेगा वो कौन रखेगा? दिल्ली की स्टेट रखेगी या मुंबई स्टेट रखेगा? तो उसमें दोनों में फिर बहस हो गई। अब दिल्ली वाले मान नहीं रहे, दिल्ली वाले कह रहे नहीं भाई हम रखेंगे इसका पैसा, मुंबई वाले कहते नहीं भाई हम रखेंगे पैसा। तो सेंट्रल गवर्नमेंट को बीच में इंटरफेयर करना पड़ा। जो गवर्नमेंट है, जो जीएसटी काउंसिल्स है, उन्होंने एक और नियम बनाया जिसका नाम था आर्टिकल नंबर 269A। इन्होंने बोला कि अगर आप एक जगह से दूसरी जगह कोई भी सप्लाई कर रहे हो तो उसका जो भी लीवी कलेक्शन होता है वो दोनों के दोनों कंसोलिडेट फंड्स में डालोगे। कंसोलिडेट फंड क्या होता है? एक ऐसा फंड होता है गवर्नमेंट की तरफ से जहां पर सारा पैसा गवर्नमेंट की तरफ से चला जाता है गवर्नमेंट को, ना वो मुंबई स्टेट के पास जाएगा ना वो दिल्ली स्टेट के पास जाएगा। तो ये बात पे दोनों नेगलेक्ट हो गए कि नहीं भाई ऐसा नहीं होगा। तब उन्होंने एक और रूल निकाला। उन्होंने बोला कि एक काम करते हैं, हम कंसोलिडेट स्टेट तो बनाएंगे बट दोनों के अलग अलग होंगे। जितना भी फंड मुंबई कलेक्शन करेगी वो मुंबई के कंसोलिडेट फंड में जाएगा, और जो कलेक्शन दिल्ली करेगी वो दिल्ली के कंसोलिडेट फंड्स में जाएगा। तो ऐसे दोनों की बात सहमति हो गई, और दोनों की सहमति को देखते हुए आर्टिकल नंबर 269 को रख दिया गया। समझ आए? आगे आ जाते हैं आर्टिकल नंबर 366। ये जो आर्टिकल है 366, ये तीसरा आर्टिकल है जो अमेंडमेंट में हुआ था। इस आर्टिकल में क्या होता है? कह रहा है कि आर्टिकल, ये जो ए है ना, ए का मतलब होता है आर्टिकल, मैंने ए डिनोट करा है। आर्टिकल 366 का 12 सबसेक्शन, इसमें लिखा है कि गुड्स इंक्लूड ऑल मटेरियल कमोडिटीज एंड आर्टिकल। जितने भी आर्टिकल्स हैं उनमें जो भी कमोडिटीज हैं या जो गुड्स है या जो सेक्शंस भी हैं उनको भी शामिल कर लिया है। वो सारे के सारे डाल दिए हैं पकड़ के किसके अंदर? 366(12) के अंदर। ठीक है, उसके बाद आर्टिकल नंबर 366 का 12 सबसेक्शन ए क्या कहता है कि जीएसटी मींस ऑन द सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। जीएसटी का मतलब होता है गुड्स एंड सर्विसेज सप्लाई, कि जितने भी गुड्स हैं और जितने भी सर्विसेज हैं उनका सप्लाई होगा उसको जीएसटी बोला जाएगा। ऑन एक्सेप्ट, कह रहा है बोथ एक्सेप्ट, और कह रहा है छोड़कर, किसको छोड़कर? ऑन द टैक्स ऑफ सप्लाई ऑफ अल्कोहलिक लिक्विड ऑफ ह्यूमन कंजप्शन। कह रहा है कि जो आदमी दारू पीते हैं, नशा करते हैं, शराब पीते हैं, जो ऐसे ह्यूमन अल्कोहलिक लिक्विड है ना, उन सब का जो कलेक्शन होगा या जो उन सब से जो पैसा आएगा वो जाएगा गवर्नमेंट के पास, मतलब कि जो भी गवर्नमेंट है उनके खाते में जाएगा। यहाँ पर इसको हम गुड्स एंड सर्विसेज कैटेगरी में नहीं डालेंगे, इसके ऊपर जीएसटी नहीं लगेगा। तो इसके ऊपर क्या लगेगा भैया? सुनो, जितने भी ह्यूमन अल्कोहलिक लिक्विड कंजप्शंस होते हैं ना, उनके ऊपर जीएसटी चार्ज नहीं होता, उनके ऊपर चार्ज करते हैं वैट। क्या बोलते हैं? वैट, जिसको बोलते हैं वीएसटी। ठीक है, वैल्यू एडेड टैक्स, इसको वीएटी वैट बोलते हैं। तो यहाँ पर वैट से पहले जीएसटी था, वैट तो इंट्रोड्यूस बाद में हुआ था।
तो जब वैट इंट्रोड्यूस नहीं हुआ था तो उस टाइम पे इन पर भी जीएसटी ही लगता था, बट बाद में पता चला कि ये कैटेगरी गुड्स एंड सर्विसेज की कैटेगरी से अलग आती है, तो इसीलिए दोनों को अलग अलग कर दिया गया। और यहाँ पर 12A जो सबसेक्शन बनाया है इसमें साफ साफ बोला है कि जो सप्लाई होगी गुड्स एंड सर्विसेज की उसमें जीएसटी होगा, उसके अलावा जो भी अल्कोहलिक कंजप्शन है उसको इस लिस्ट में से निकाल दिया जाएगा और वैट चार्ज होगा उन पर। ठीक है, आगे आते हैं आर्टिकल 366 सबसेक्शन 26A। तो लिखा है सर्विस मींस एनीथिंग अदर देन गुड्स। साफ साफ लिखा है कि सर्विस में वो सारी चीजें शामिल होंगी अदर देन गुड्स, अदर देन गुड्स, गुड्स के अलावा जितनी भी चीजें सर्विसेज में ही शामिल होंगी। जैसे कि ऊपर अभी ये जो मैंने बोला क्या, अल्कोहलिक लिक्विड फॉर ह्यूमन कंजप्शन, तो ये क्या है, गुड्स तो नहीं है ना, गुड्स नहीं है तो उससे अदर होगी। अदर मतलब क्या हो गया, अगर ये अदर है मीन्स ये क्या हो गई, सर्विसेज हो गई है। ठीक है, ये क्या हो गई है, सर्विस, तो सर्विस के ऊपर वैट लगता है। ठीक है, आगे उसके बाद आर्टिकल नंबर 366 सबसेक्शन नंबर 26B, इसमें बोलता है कि स्टेट इंक्लूड करती है एक यूनियन टेरिटरी विद लेगिस्लेचर। अगर कोई भी स्टेट विद लेगिस्लेचर होगा जिसके अंदर हम उसको यूनियन टेरिटरी घोषित करेंगे, ठीक है, उसको क्या घोषित करेंगे, यूनियन टेरिटरी। मतलब कि कहने का मतलब सिंपल सा है, कोई भी स्टेट, जैसे कि स्टेट में मान लो आप बिहार है, दिल्ली है और पुडुचेरी है, ठीक है, और दमन एंड दीव है और अंडमान निकोबार है, ऐसे बहुत सारे हैं। ठीक है, तो इसके अंदर लिखा है कि जो भी हम उसको स्टेट बोलेंगे ना, स्टेट का मतलब होना चाहिए कि यूटी विद लेगिस्लेचर होना चाहिए। ठीक है, अगर यूनियन टेरिटरी विद लेगिस्लेचर है तो हम उसको स्टेट ही बोलेंगे, वरना हम उसको यूनियन टेरिटरी ही बोलेंगे, स्टेट में इंक्लूड नहीं करेंगे। तो दिल्ली जो है ये एक स्टेट है क्योंकि ये विद लेगिस्लेचर है। ठीक है, यहाँ पे क्या है, विद लेगिस्लेचर है, तो यहाँ पर यूनियन टेरिटरी विद लेगिस्लेचर होने की वजह से दिल्ली को स्टेट में इंक्लूड किया जाता है। ठीक है, जो बोलते हैं ना स्टेट है, इसलिए। हाँ भाई, तो ये सब आपके क्लियर हो गए। इसके बाद एक और सेक्शन आता है, हाँ इसके अंदर और भी सेक्शन शामिल है, मतलब ये लास्ट वाले में 246 है, 268, 269, 296 और 271A। ये एक अलग सा अमेंडमेंट है जो कि आपकी बुक में नहीं दे रखा, इसको मिलाकर हो जाते हैं 4 अमेंडमेंट आए थे टोटल वैसे तो, बट आपकी बुक में सिर्फ 3 अमेंडमेंट है, तो मैंने वो तीनों आपको समझा दिए। अब आ जाते हैं बाकी आगे, कॉन्सेप्ट ऑफ जीएसटी इन इंडिया। कॉन्सेप्ट क्या है जीएसटी का इंडिया में, तो इंडिया में जीएसटी का मतलब होता है गुड्स एंड सर्विस टैक्स एक्सेप्ट ह्यूमन अल्कोहलिक लिक्विड। जो ह्यूमन अल्कोहलिक लिक्विड वगैरह होते हैं ना, उनको कंजप्शन छोड़ के, क्योंकि वो सर्विसेज में आते हैं, और जो सर्विसेज होती है उनके ऊपर वैट चार्ज होता है, वैल्यू एडेड टैक्स। तो मैंने वही लिखा है कि जीएसटी मींस ओनली सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, क्या है, एक्सेप्ट सप्लाई ऑफ अल्कोहलिक लिक्विड, कि जो अल्कोहलिक लिक्विड है तो उसकी सप्लाई छोड़ के जितने भी ह्यूमन कंजप्शन है उसको छोड़ के वो सारे के सारे गुड्स में आएंगे, और अदर देन जितने भी वो सर्विसेज में आएंगे। ठीक है, इसको हम वैट से इंक्लूड करते हैं। अब जीएसटी के नीचे फीचर दे रखे हैं कुछ थोड़े बहुत, वो पढ़ लो, वो समझ लो आप क्या होता है। पहला है कि जीएसटी को पूरे होल इंडिया में एक्सटेंड कर दिया गया है, पूरी इंडिया में आज के टाइम पे जीएसटी चार्ज है। उसके बाद दूसरा क्या है कि एक डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है, जो जीएसटी होता है एक डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स होता है। अगर आपको एक जगह से दूसरी जगह जाना है तो उस पर आपको टैक्स देना पड़ेगा, सर्विस टैक्स। ठीक है, तो डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है। तीसरा आता है इट इज लिव्ड बाय बोथ सेंट्रल एंड स्टेट टैक्स। ये सेंट्रल और स्टेट दोनों के द्वारा लगाया जाता है। सेंट्रल टैक्स जब होगा जब आप पूरे कहीं भी जाओगे सेंट्रल के अंदर बिल्कुल, और स्टेट टैक्स जब होगा आप स्टेट के अंदर कहीं भी इधर उधर जा रहे हो, वो स्टेट टैक्स के अंदर आ जाता है। ठीक है, दोनों टैक्स में डिफरेंस होता है सेंट्रल और स्टेट के अंदर में। फिर आ जाता है टाइप्स ऑफ जीएसटी डिपेंड ऑन नेचर ऑफ सप्लाई। कह रहा है कि जीएसटी जो है वो नेचर ऑफ सप्लाई के ऊपर डिपेंड करती है कि कौन सी तरीके का टैक्स उस पर लगेगा। मैंने अभी आपको 2 चीज बताई थी शुरू में कि इंटर स्टेट क्या होता है और इंट्रा स्टेट क्या होता है। दोबारा सुनो, इंटर स्टेट का मतलब है अगर आप किसी एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जा रहे हो, चाहे आप माल लेके जा रहे हो, गाड़ी लेके जा रहे हो, कुछ भी लेके जा रहे हो, आप दिल्ली की गाड़ी यूपी में जाके चला रहे हो, आप दिल्ली की गाड़ी कोलकाता में चला रहे हो, दिल्ली की गाड़ी मुंबई में चला रहे हो, तो ये क्या है, ये इंटर स्टेट हो जाएगा। ठीक है, और इंट्रा स्टेट क्या होता है, इंट्रा, इंट्रा का मतलब समझो INTRA, इंट्रा स्टेट। इंट्रा स्टेट का मतलब होता है जब आप दिल्ली से कोई चीज दिल्ली के अंदर ही भेज रहे हो, दिल्ली से दिल्ली में। जैसे दिल्ली में मान लो एक जगह है रोहिणी
और एक जगह है आजादपुर। तो रोहिणी से लेके आजादपुर तक अगर आप कोई सामान कुरियर करवा रहे हो तो उस पर जो टैक्स लगेगा वो इंट्रा स्टेट के हिसाब से लगेगा। और इंट्रा स्टेट के अंदर कौन सा टैक्स शामिल होता है, इसके अंदर शामिल होता है CGST, SGST और UGST। ठीक है, मोस्टली CGST और SGST शामिल होता है। CGST और SGST के जो रेट्स हैं वो आपको गूगल पे मिल जाएंगे। ये अलग अलग स्लैब्स होते हैं, अलग अलग रेट होते हैं कि किस अकॉर्डिंग टू थिंग्स, मतलब कि जो आपका माल है, सामान है, जो आपके गुड्स हैं, उसके अकॉर्डिंग अलग अलग इस पे स्लैब लगते हैं। किसी पे 5%, किसी पे 12%, किसी पे 18%। ठीक है, तो यहाँ पर CGST और SGST शामिल होता है, जो कि दोनों हाफ हाफ होता है। अगर ये 18% है तो 9% आपको देनी पड़ेगी CGST और 9% होगी SGST, तो ये हो जाएगा 18। ठीक है, और ये कब होता है, इंट्रा स्टेट सप्लाई जब होगा तो CGST और SGST चार्ज होगा। समझ आया? दिल्ली से दिल्ली में कोई माल भेजा है, मुंबई से मुंबई के अंदर ही कोई माल भेज रहे हो इधर उधर, तो वो इंटरस्टेट होगा, तो इसके अंदर आपको CGST और SGST चार्ज करना पड़ेगा। और अगर आपका कोई इंटरस्टेट है, इंटरस्टेट जैसे दिल्ली से मुंबई है और अहमदाबाद से दार्जिलिंग है, या फिर पांडुचेरी से भोपाल है, तो भाई ऐसी जगह पे इंटरस्टेट होता है। इंटरस्टेट के अंदर होता है IGST चार्ज। क्या होता है? IGST चार्ज होता है, IGST होगा वहां पे। ठीक है, और इंटरस्टेट है तो CGST SGST होगा, बराबर होते हैं दोनों में, कोई ज्यादा कंपैरिजन नहीं है। ठीक है, तो ये था आपका छोटा सा कॉन्सेप्ट। अब इसके बाद ये उतारो, फिर आगे के थोड़े से टॉपिक्स रहते हैं वो मैं करवाता हूँ। 60% चैप्टर खत्म हो गया है, फटाफट से उतार लो। अभी आगे हम बात करने वाले हैं बेनिफिट्स ऑफ GST इन इंडिया। ठीक है, तो जो मैंने यहाँ पे लिखा बेनिफिट ऑफ GST इन इंडिया, तो यहाँ मैंने सिर्फ पॉइंट्स कर रखे हैं। अभी मैं आपको इनके मतलब बताता हूँ। सबसे पहला पॉइंट है क्रिएशन ऑफ यूनिफाइड नेशनल मार्केट। यूनिफाइड नेशनल मार्केट का मतलब होता है कि जहां पर सेम टैक्स रेट होता है और जहां पर गुड्स एंड सर्विसेज वगैरह जो है सेम तौर पर बेची जाती हैं या फिर ली जाती है, सेल और परचेज होता है। ठीक है, यहाँ पर पहले क्या था, देखो बेनिफिट ऑफ GST इन इंडिया का मतलब ये है कि GST आने की वजह से ना कितना ज्यादा इजी हो गया है चीजें इंडिया के अंदर। तो वो चीज यहाँ पे दिखा रहे हैं। पहले लिखा है यूनिफाइड नेशनल मार्केट। पहले नेशनल मार्केट के अंदर आप अगर कोई भी बिजनेस खोलना चाहते थे ना, तो हर चीज के स्टेट के अकॉर्डिंग प्राइसेस अलग होते थे। आज जो ब्रेड का प्राइस दिल्ली में है वही प्राइस मुंबई में, ऐसा मुमकिन तो है नहीं। और पहले के टाइम पे और भी बहुत सारी चीजों में ऐसा हुआ करता था, जिसकी वजह से चीजें बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाती थी। क्योंकि अगर कोई व्यक्ति दिल्ली का है, वो कहीं और जाके अगर मान लो दुकान या शॉप खोलना चाहता है, तो उसको पहले वहां के टैक्स रेट, स्लैब्स, GST रेट वगैरह सीखने पड़ते थे। हर चीज में वहां पे डिफरेंस था। बट आज के टाइम पे GST में ऐसा हो गया कि सारे टैक्स रेट, स्लैब रेट सेम रहेंगे। जो ब्रेड, जो दूध या आटा वाटा, इन पे जितना भी टैक्स आज यहाँ दिल्ली में लग रहा है वो सेम टैक्स लगेगा मुंबई, महाराष्ट्र जैसी कंट्री में। ठीक है, मतलब स्टेट्स वगैरह में। तो वो चीजों की वजह से आज नेशनल मार्केट में बिजनेस करना आसान हो गया है। दूसरा आता है यहाँ पे मिटिगेशन ऑफ कैस्केडिंग इफेक्ट। इस इफेक्ट के अंदर लिखा है कि सिंगल टैक्सेबल इवेंट है, जहां पर पहले डबल टैक्सेबल इवेंट चलते थे, वहां पर कोई डबल टैक्स नहीं है, अब सिंगल टैक्स हो गया हर जगह पे। इसकी वजह से कोई भी टैक्स के ऊपर टैक्स नहीं देना पड़ेगा। पहले क्या होता था कि अगर आप कोई भी चीज खरीदते थे, उसके ऊपर जो टैक्स लगता था, उस टैक्स पर भी लोगों को चीजों को टैक्स देना पड़ता था खरीदने के लिए। बट अब के टाइम पे बिल्कुल वो चीजें हटा दी और सिंपल कर दिया है, ताकि आम लोग उसको क्लियरली समझ सकें और आसानी से चीजों को कर सके। तीसरा उसके बाद आता है फिर एलिमिनेशन ऑफ डबल टैक्सेशन। अब डबल टैक्सेशन का मतलब क्या है, यहाँ पर इससे मतलब है कि जो मैनी इनडायरेक्ट टैक्सेस है, जैसे कि वैट, वैल्यू एडेड टैक्स, सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी, CVD अंडर कस्टम, जो कि पुराने ओल्ड रिजीम के अंदर आते थे ना, तो इन पर डबल डबल टैक्स चार्ज किए जाते थे। अब यहाँ पर स्टेट के ऊपर हो गया, सेसेस पे हो गया, और एक्स्ट्रा ड्यूटी हो गया, कोई भी ऑर्ट्री हो गया, तो इन सब पे एक्स्ट्रा डबल चार्जेस नहीं करे जाते। क्लियर है? आगे लिखा है उसके बाद बूस्ट टू मेक इन इंडिया इनिशिएटिव। जो इंडिया है उसको कैसे बूस्ट करा है, तो देखो इंडिया तो बूस्ट हुआ है GST आने के बाद,
जब जीएसटी आई है तो जितने भी टैक्स वगैरह रेट है ना, पहले इतने ज्यादा फैला रखे थे ना कि लोगों को आने से पहले ये लगता था कि यहाँ पर अगर हम बिजनेस करते हैं तो यहाँ पर हमें ये फाइल प्रोसीड करनी पड़ेगी, ये रेट टैक्स लगाना पड़ेगा, हम कौन सा फैब्रिक यूज करेंगे, अगर हम क्लॉथ्स का बिजनेस करना चाहते हैं तो अलग अलग फैब्रिक के टैक्स रेट अलग है, सब पर अलग अलग भसड़ होगी, दोबारा प्रोसीजर करो, रिटर्न फाइलें होंगी सबकी अलग अलग। तो भाई ऐसा कुछ भी नहीं है, अब बिल्कुल सिंपल कर दिया है, हर एक चीज का सिंपल एक टैक्स रेट बना दिया है, आप बस वो फाइल करके आराम से अपना बिजनेस कर सकते हो। बिजनेस आप यहाँ ज्यादा से ज्यादा कर सकते हो। और बल्कि बाहर के लोग इंडिया में आ रहे हैं, क्योंकि इंडिया क्या है कि इनिशिएटिव होता जा रहा है, बूस्ट हो रहा है। यहाँ पर जब से गवर्नमेंट आई है मोदी सरकार, तो इन्होंने क्या बोला है कि अपने आप आत्मनिर्भर बनो, नौकरी देने वाले बनो। तो लोगों ने बिजनेस और स्टार्टअप वगैरह जो है वो पहले से ज्यादा बढ़ा दिए हैं, जिससे रोजगार है, डेवलपमेंट है। तो ये सारी चीजें यहाँ पर हो रही हैं। उसके बाद लिखा है 5th पॉइंट, इंक्रीज इन गवर्नमेंट्स रिवेन्यू। जो गवर्नमेंट्स है उसका रिवेन्यू भी इंक्रीज हुआ है। पहले के टाइम पे लोग कम काम करते थे, लोग दुकान वगैरह नहीं खोलते थे, लोग सिर्फ जाके जॉब करना चाहते थे, 10, 5, 20 हजार की जॉब करते थे, रिस्क लेना नहीं चाहते थे। बट जब से एंटरप्रेन्योरशिप आई है, जब से उन्होंने खुद से आगे डेवलप करने की सोची है, तो यहाँ पर गवर्नमेंट के टैक्सेस और ज्यादा आने लग गए हैं, कलेक्शन ज्यादा बढ़ गया, जीडीपी रेट बढ़ गया, तो यहाँ पर इससे बूस्ट हुआ है इकोनॉमी। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है इकोनॉमिक डेवलपमेंट। जैसे मैंने अभी आपको यही सारे एग्जांपल दिए, तो यही सेम एग्जांपल इकोनॉमिक डेवलपमेंट में आपको डालने हैं। ठीक है भाई, चलो जी आगे करते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ जीएसटी। स्ट्रक्चर ऑफ जीएसटी के अंदर लिखा है मैंने, इन केस ऑफ इंट्रा स्टेट सप्लाई। मैंने दोनों चीज में अभी क्लियर करा था डिफरेंस, तो मैं दोबारा एक बार क्लियर कर देता हूँ। इंट्रा स्टेट सप्लाई का मतलब होता है एक स्टेट से दूसरे स्टेट, जैसे दिल्ली से एमपी, दिल्ली से एमपी आपको कोई सामान भेजना है इधर, तो इसको बोलते हैं इंट्रा स्टेट। किसी भी दो अलग अलग स्टेट में जब आप गुड सर्विस सप्लाई करते हो तो वो इंट्रा स्टेट नहीं होता, इंट्रा स्टेट होता है। और जब इंट्रा स्टेट होता है तो इंट्रा स्टेट, सॉरी भाई थोड़ा सा गलत बोल दिया, हाँ सुनो दोबारा सुनो। इन केस ऑफ इंट्रा स्टेट सप्लाई, इंट्रा स्टेट का मतलब होता है सेम स्टेट। आप बोल रहे होगे कि पहले क्या बता दिया ना, छोड़ो भूल जाओ, थोड़ा सा गलत हो गया ना, सॉरी। तो इंट्रा स्टेट का मतलब होता है कि जो दिल्ली है, आप अपना सामान दिल्ली से दिल्ली बेच रहे हो, इसको बोलते हैं इंट्रा स्टेट सप्लाई। ठीक है, जैसे इंट्रा स्टेट सप्लाई होती है तो इसके ऊपर लगाया जाता है CGST, SGST और UGST। CGST के साथ हमेशा SGST भी लगता है, तो जब CGST लगता है तो साथ में SGST भी लगेगा। तो अगर ये 18% है तो 9% ये लगेगा और 9% ये लगेगा। अगर ये 12% है 6% ये लगेगा, 6% ये लगेगा। ठीक है, इस तरीके से। और ये जो है इंट्रा में लगता है। अब बात करें अगर इंटर की, तो बी है केस ऑफ इंटर स्टेट सप्लाई। इंटर का मतलब होता है जब आप दूसरे स्टेट में इंटर हो जाते हो, आप दूसरे स्टेट में जाके माल बेच रहे हो अपना, तो उस केस में आपको IGST लगाना पड़ता है। ठीक है, जो आपका IGST है यहाँ पर ये चार्ज होता है, और IGST वो बराबर होता है CGST और SGST और UGST के बराबर। ठीक है, तो जब आप दो अलग अलग स्टेट में माल बेचो, इसके एग्जांपल में आप ये लिख लेना, जैसे दिल्ली से MP या दिल्ली से गुजरात। ठीक है, तो ये सब आप लिख लेना। तो मतलब दो अलग अलग स्टेट में जब आप करते हो कोई भी लेना देना, तो उसमें आपको करना पड़ता है इंटर स्टेट, जहां पे IGST चार्ज होता है आपके गुड्स एंड सर्विसेज के ऊपर। ठीक है, और इसकी रेट्स वगैरह के लिए आपको गूगल करना पड़ेगा, रेट्स वगैरह, क्योंकि अलग अलग है, वो डिपेंड करता है कि किस नेचर का आप गुड्स बेच रहे हो, सप्लाई कर रहे हो। आगे आते हैं GST काउंसिल। GST काउंसिल क्या है? GST काउंसिल एक गवर्नमेंट बॉडी है, गवर्नमेंट बॉडी है जिसको एक अमेंडमेंट के थ्रू बॉडी में अमेंडमेंट के थ्रू बुक्स में लाया गया था, लॉस में। तो इसको आर्टिकल नंबर 279A के अंदर बनाया गया था GST काउंसिल को, इस बॉडी को। और इस बॉडी को 101 मतलब कि 101वें अमेंडमेंट के बाद लाया गया था, मतलब कि 101 फर्स्ट अमेंडमेंट था। इसको लाया गया था प्रेसिडेंट के द्वारा। क्यों? प्रेसिडेंट के द्वारा, जो हमारे प्रेसिडेंट थे उनके कहने पर इसको बनाया गया था। और ये जो GST है काउंसिल है, इसकी यूनियन रिवेन्यू सेक्रेटरी जो है इस बॉडी के, वो एक्स ऑफिसर सेक्रेटरी भी होते हैं, मतलब कि वो एक्स ऑफिसर सेक्रेटरी होते हैं। उसके बाद इसके जो यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं ना, इस बॉडी के GST काउंसिल के यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर जो होते हैं, वो ही आगे चलकर चेयरपर्सन भी बनते हैं। और यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट के अंदर यहाँ पर आपके स्टेट वाइज, जिसको बोलते हैं मिनिस्टर ऑफ स्टेट, MOS,
ये भी मिनिस्टर ऑफ स्टेट फाइनेंस इसके मेंबर होते हैं जीएसटी काउंसिल के। तभी तो आपने देखा होगा कि जीएसटी काउंसिल की दिल्ली में पहली मीटिंग हुई थी, तो उसमें काफी सारी जो असेंबली थी उन्होंने आके डिस्कस किया था। यहाँ जीएसटी काउंसिल की जो असेंबली होती है, बेसिकली इनका काम क्या होता है, जीएसटी काउंसिल की जो बॉडी है ये डिस्कशन करती है कि कौन कौन से जीएसटी के अमेंडमेंट्स आगे लाने चाहिए, कौन कौन से अमेंडमेंट हटाने चाहिए, कौन कौन सी चीजें नहीं ला सकते हैं, तो इसके ऊपर डिस्कशन करते हैं। इसको असेंबली बोलते हैं। ठीक है, आगे लिखा है स्टेट फाइनेंस मिनिस्टर, जिसको वाइस चेयरपर्सन के तौर पे आगे बनाया जाता है। ये वाइस चेयरपर्सन तक बन सकते हैं जीएसटी ऑफ काउंसिल के इसके। ठीक है, तो स्टेट फाइनेंस मिनिस्टर भी इनके मेंबर होते हैं। अब यहाँ पे अगर हम बात करें कि जीएसटी काउंसिल जो है अपने डिसीजन कैसे लेती है, अपने वोटिंग वगैरह कैसे कराती है, तो इसके अंदर वोटिंग सिस्टम चलता है जीएसटी काउंसिल में। वोट के अकॉर्डिंग यहाँ पर डिसाइड किया जाता है कि क्या आगे होगा, क्या आगे नहीं होगा। वोटिंग सिस्टम कुछ इस तरीके से है कि जीएसटी काउंसिल का 3/4 भाग वोटिंग में जाता है। इसमें से जो प्रेजेंट वोट है वो देखे जाते हैं। 3/4 के अंदर कैसे कैसे बांट रखा है कि 1/3 वोट तो सेंट्रल से होने चाहिए और 2/3 वोट जो है वो स्टेट से होने चाहिए। अगर 2/3 वोट स्टेट से मिलते हैं और 1/3 वोट सेंटर से मिलते हैं, तो इन दोनों को मिला करके वोटिंग जो है वो करी जाती है। तो इसमें वोटिंग इस तरीके से होती है। यहाँ पर वोटिंग में 3/4 का रेशियो होना कंपलसरी है वोटिंग जीतने के लिए, और जिसमें से स्टेट का पोर्शन ये वाला है 2/3 और सेंट्रल का होता है 1/3 वोट्स सेंट्रल में होते हैं इसके। ठीक है, तो ये है जीएसटी ऑफ काउंसिल ऑफ बॉडी। तो अभी आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, उतार लो, क्योंकि थोड़ा सा आगे रह गया। 80% आपका चैप्टर ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है, थोड़ा सा रहता है, मैं वो लिखवाता हूँ, फटाफट से इसको उतारो। लास्ट टॉपिक रह गया, छोटा सा टॉपिक है, ज्यादा बड़ा नहीं है, बिल्कुल इजी सा टॉपिक है। ठीक है, जैसे कि अभी तक मैंने आपको बताया कि जीएसटी क्या होता है, ठीक है, जीएसटी के बेनिफिट्स क्या होते हैं और जीएसटी वगैरह को फाइल कैसे करा जाता है। आप अगर कोई भी बिजनेस खोल रहे हो, कोई भी आप एंटरप्रेन्योरशिप, कोई भी आप कंपनी खोल रहे हो, तो आपको उसमें जीएसटी में रजिस्टर्ड होना पड़ता है। बट ये जो जीएसटी है, क्या इसका कोई ऐसा ऑनलाइन पोर्टल वगैरह कुछ अस्तित्व वगैरह है भी या नहीं है, तो उसके बारे में हम डिस्कस थोड़ा सा कर लेते हैं। तो देखो, अब यहाँ पे मैं बताने वाला हूँ आपको जीएसटी नेटवर्क के बारे में। ठीक है, जीएसटी तो अभी हमने बहुत खेल लिया, अब जीएसटी थोड़ा नेटवर्क को समझ लेते हैं कि जीएसटी नेटवर्क क्या है, और जीएसटी की सारी चीजें जो मैं बोल रहा हूँ जीएसटी आने की वजह से इजी हो जाती हैं। तो जीएसटी कैसे इजी कर रहा है, कहाँ पे जाके आपको जीएसटी में एनरोल करना पड़ता है, कोई फॉर्म वगैरह है क्या ऑनलाइन, तो वो सारी चीजें मैं बताने वाला हूँ। तो देखो भाई सुनो, जीएसटी नेटवर्क क्या होता है, ये एक तरीके का कॉमन नेटवर्क है सबके लिए। जितने भी लोग हैं ना, सारे के सारे अपने सरफेस एरिया पे जाके अपने गूगल पे, क्रोम पे, ब्राउजर पे सर्च करोगे ना आप जीएसटी नेटवर्क, तो वहां पे आपको नॉर्मल एक साइट मिल जाएगी, जीएसटी की साइट है, वो मैं बता देता हूँ। तो जीएसटी नेटवर्क जो है उसको बेसिकली जीएसटीएन बोला जाता है, कॉमन नेटवर्क टू ऑल। ये सभी के लिए एक कॉमन नेटवर्क होता है, कॉमन पोर्टल होता है, जिसका साइट का नाम है www.gst.gov.in। तो इस साइट पे जाके आप देख सकते हो, ये पूरी साइट जो है टैक्स पेयर वगैरह के लिए, बैंकिंग वालों के लिए, इंस्टीट्यूशन वालों के लिए बनाई गई है बेसिकली। ठीक है, इस साइट को मैनेज करा जा रहा है, मैनेज बाय जीएसटीएन। तो इस साइट को मैनेज कैसे करा जा रहा है, जीएसटीएन के द्वारा। कह रहा है प्राइवेट कंपनी जो है, जो प्राइवेट कंपनीज हैं उसमें अंडर सेक्शन 8 के ये रजिस्टर्ड करी गई थी जीएसटीएन को। ये जो जीएसटीएन साइट है ना, इस साइट को एक यूएस कंपनी द्वारा, मतलब कि इसको रजिस्टर्ड कराया गया था अंडर सेक्शन 8 के अंदर। ठीक है, ऑफ द कंपनी एक्ट 2013, जो कंपनी एक्ट 2013 है, उसमें इस साइट को रजिस्टर्ड कराया गया था प्राइवेट कंपनी द्वारा। ये एक प्राइवेट कंपनी है, कह सकते हो एक प्राइवेट बॉडी है जिसने एक साइट बनाई है। वो इसीलिए कि अगर कोई भी बिजनेस खोलना चाह रहा है, उसको टैक्स कितना पे करना है, टैक्स को पे कहाँ पे करना है, कितना पे करना है, उसकी प्रोफाइल, बैंक डिटेल्स वगैरह सारी इकट्ठी कहाँ होगी, तो वो एक ऐसी साइट है जीएसटी जो सारी चीजें प्रोवाइड करती है, बस एक साइट। ठीक है, तो यहाँ पर आप आओगे, हर चीज यहाँ पे मिलेगी। अभी आपको प्रोवाइड क्या करती है वो भी मैंने लिखा है, आईटी इंफॉर्मेशन, जितनी भी आईटी मतलब कि इंटेलिजेंस वगैरह की जो इंफ्रास्ट्रक्चर्स है वो सारे प्रोवाइड करती है। रेंडरिंग सर्विस ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट, जो भी स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट की सर्विसेज है वो ये सारी प्रोवाइड करवाता है आपको। कौन? जीएसटी नेटवर्क, मतलब कि ये जीएसटी वाली साइट।
टैक्स पेयर्स के लिए और जो स्टेक होल्डर्स हैं जिन्होंने टैक्स पे करना है या जो स्टेक होल्डर्स हैं वो सारे इसी साइट पर आकर अपना पोर्टल वगैरह बनाते हैं और सारी टैक्स वगैरह पे करते हैं। आगे लिखा है इस साइट के, इस नेटवर्क के कुछ मेन सर्विसेज क्या है। तो मैंने 3 मेन सर्विसेज बताऊंगा जो टैक्स पेयर के तौर पे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। पहली सर्विस जो टैक्स पेयर को मिलती है, टैक्स पेयर वो व्यक्ति होता है जिसने कुछ कमाया है, कुछ अर्जित करा है, अब वो टैक्स को पे करने जा रहा है। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आपका बिजनेस है तो आपको भी एक जीएसटी नंबर लेना पड़ेगा, आपको जीएसटी में इन्वॉल्व होना पड़ेगा और गवर्नमेंट को एक टाइम टू टाइम आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। इसीलिए जो टैक्स पेयर है इसके लिए बनाई जाती है और इसके लिए क्या क्या सर्विसेज जो जीएसटी साइट नेटवर्क है आपको दे रहा है वो समझ लो। पहली है कि आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हो, फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई कॉस्ट नहीं लगती इस पे। ठीक है, आप जाके अपना जीएसटी रजिस्ट्रेशन अकाउंट इजीली बना सकते हो। दूसरा है कि पेमेंट अंडर जीएसटी, जितनी भी जीएसटी से रिलेटेड पेमेंट आपकी सीजीएसटी, आईजीएसटी, एसजीएसटी, यूटीजीएसटी, तो उन सबकी पेमेंट आप इजीली यहाँ पर कर सकते हो। आपके बैंक्स वगैरह यहाँ पर लिंक रहते हैं जीएसटी साइट पे, जो भी पेमेंट है वो डायरेक्ट बैंक से डिडक्ट हो जाती है, सामने वाली पार्टी के पास या गवर्नमेंट के पास उनके अकाउंट में पहुंच जाती है। ठीक है, उसके बाद फॉरवर्डिंग जीएसटी रिटर्न्स टू सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट अथॉरिटी। काफी बार आपको कोई रिपोर्ट देखनी है, आपने मान लो 2 साल पहले कोई जीएसटी पे करी होगी, आपको उसकी रिपोर्ट निकाल के रिपोर्ट देखनी है कि रिपोर्ट में क्या चीज है, तो वहां पे वो फॉरवर्डिंग जीएसटी रिटर्न्स का ऑप्शन भी अवेलेबल होता है सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से। आपने जो जीएसटी भरी है आप उसको एक बार रिवाइज कर सकते हो, देख भी सकते हो। ठीक है, उसके बाद अदर क्या सर्विसेज प्रोवाइड करता है आपको जीएसटी नेटवर्क, तो उसके अंदर मैंने लिखा है कंप्यूटेशन एंड सेटलमेंट्स ऑफ आईजीएसटी। जितने भी आईजीएसटी होते हैं जिसको बोलता जाता है इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जो कि इंट्रा सप्लाई पे लगते हैं, सॉरी इंटर सप्लाई पे लगते हैं, इंटरचेंजेस पे लगते हैं। तो यहाँ पे मतलब जैसे कि दिल्ली से आप मुंबई माल भेज रहे हो, एक स्टेट से दूसरे स्टेट माल भेज रहे हो, तो वहां पर जो आपका आईजीएसटी लगेगा उसकी सेटलमेंट्स वगैरह यहाँ पे होती है। उसकी जो रिपोर्ट है जनरेटिंग एमआईएस, ठीक है, जो भी जनरेटिंग है एमआईएस मतलब कि जो आपकी मंथली इंफॉर्मेशन सेटलमेंट वगैरह रिपोर्ट्स वगैरह हैं वो सारी यहाँ पे आपको जनरेट करके मिल जाती है, देखने को डिटेल्स मिल जाती है यहाँ पे आपको अपनी बैंकिंग नेटवर्क की डिटेल्स। अगर कोई टैक्स पेयर है वो अपना डिटेल्स वगैरह भर के अपनी चीजें वगैरह फाइल करने जा रहा है, अपनी जीएसटी भरने जा रहा है, तो यहाँ पर वो ये देखता है कि बैंक में जो प्रोफाइल बनी हुई है वो सेम उसी टैक्स पेयर की तो है ना, या कोई फ्रॉड तो नहीं हो रहा, स्कैम तो नहीं है। तो इसीलिए यहाँ पर बैंकिंग नेटवर्क्स वगैरह चेक होते हैं। उसके साथ साथ टैक्स पेमेंट जब करते हैं तो आपकी टैक्स प्रोफाइल भी मैच करी जाती है कि हर बार ये व्यक्ति टैक्स पे कर रहा है या हर बार नहीं कर रहा, कोई सा अगर छोड़ा है तो वो कौन सा होगा। तो इसके अंदर आप एनालाइज कर सकते हो टैक्स पेयर की प्रोफाइल एटसेट्रा। आपने जो भी अपनी प्रोफाइल बनाई है आप वो भी एनालाइज कर सकते हो। कोई अगर आपकी जगह दूसरा टैक्स पे करने जा रहा है तो वहां पर वो भी चीजें शो कर जाता है, ठीक है, कि ये ऐसा हो रहा है, ये ऐसा हो रहा है, तो ये साइड ऐसी है। इसके बाद इसके अंदर अदर सर्विसेज में एक मेन पोर्शन आता है, एक मेन पार्ट आता है जीएसपीएस, जिसको बोलते हैं जीएसटी सुविधा प्रोवाइडर्स। जीएसटी सुविधा प्रोवाइडर्स एक तरीके का इसका सेपरेट कॉर्नर है जो एक सुविधा प्रोवाइड करती है टैक्स पेयर्स वगैरह को। इसमें क्या होता है, इसमें जीएसपीएस एक लिंक भेजती है, उस लिंक के जरिए वो एक टैक्स पेयर को और एक जीएसटी की साइट को दोनों को लिंक करा देती है, कनेक्शन बना देती है, ताकि किसी भी टैक्स पेयर को आगे चल के किसी भी तरह के टैक्स वगैरह पे करने में प्रॉब्लम ना हो। तो ये लिंकेज होता है एक जो प्रोवाइड करता है आपको वेरियस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सॉफ्टवेयर और फाइनेंशियल टेक्नोलॉजीज के रिगार्डिंग। ठीक है, यहाँ पर एक टैक्स पेयर को लिंक कर दिया जाता है जीएसपीएस के द्वारा, लिंकेज डाल के। लिंकेज एक लिंक होता है जो टैक्स पेयर को जीएसपीएस से कनेक्ट कर देता है, जोड़ देता है, ताकि आगे जो भी अपडेट्स होंगी, जो भी टैक्स पेयर वगैरह करेगा या फिर जो भी इंफॉर्मेशन होगी वो टाइम टू टाइम तक टैक्स पेयर तक पहुंच जाए। ठीक है, और टैक्स पेयर और जीएसपीएस के बीच में एक लिंकेज होता है जो मेंटेन करते हैं। अब जीएस इस लिंक को भी मेंटेन करने के लिए एक साइट को, एक बॉडी को अप्रूव करता है जिसका नाम होता है एएसपीएस, जिसको बोलते हैं एप्लीकेशन सर्विस प्रोवाइडर। एप्लीकेशन सर्विस प्रोवाइडर को अपने नीचे काम कौन करा रहा है, इसको काम करा रहा है जीएसपीएस। जीएसपीएस किसके अंडर काम करता है, जीएसटी नेटवर्क के अंदर। ठीक है, तो जीएसपीएस इसको अपने नीचे एक बॉडी बना रखी है इसने, और इसका काम होता है टैक्स पेयर और जीएसपीएस के बीच में एक कनेक्शन बनाना, एक लिंक बनाना। ये किसका काम है, एएसपीएस का। इसका मतलब होता है एप्लीकेशन सर्विस प्रोवाइडर। ये अपॉइंट किसके द्वारा करा जाता है, जीएसपीएस के द्वारा। ठीक है भाई, तो ये था आपका पूरा चैप्टर। और यहाँ पर
अब आपका पूरा चैप्टर नंबर 1 जीएसटी का इंट्रोडक्शन जो था वो कंप्लीट हो गया, खत्म हो गया है। हाँ, एक आध पॉइंट है जो यहाँ पर मैंने डिस्कस नहीं करा, जैसे इसके बाद एक है सेस करके और एक बीच में छोटा था, वो ज्यादा इतना मेरे को लगा नहीं वैलिड बताने लायक, है ना, वीडियो लंबी हो जाती है उससे भी, और वीडियो लंबी तो छोड़ो, वो इतना इंपॉर्टेंट था नहीं, मेरे को लगा नहीं, बाकी आप बुक से रीड कर लेना, वो ज्यादा बेटर है। तो इसमें जो भी इंपॉर्टेंट चीज थी ना चैप्टर में वो सारी मैंने कवर कर दिया। भाई छोटे से रिक्वेस्ट है कि वीडियोस पे जब देखते हो ना तो थोड़ा सा सपोर्ट करो, इससे ये लगेगा कि आप लोग देख रहे हो, आप लोग एक्साइटेड हो कि नई वीडियो लाई जाए। अगर आप लोग एक्साइटेड नहीं होगे, आप लोग लाइक वगैरह नहीं करोगे, तो ये लगेगा कि आपके एग्जाम अभी आ रहे हैं मगर आप लोगों को शायद दिलचस्पी नहीं है इस सब्जेक्ट में, और मैं अपना इसमें टाइम वेस्ट क्यों करूं, फिर मैं दूसरे सब्जेक्ट की कोई प्लेलिस्ट बनाना शुरू कर दूंगा। फिर जो बच्चे इसको देख रहे हैं, जिनके पेपर आ रहे हैं, वो बोलेंगे भैया ने आधी छोड़ दी। तो भाई ये सब आपके ऊपर है, आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप लोग जितना ज्यादा सपोर्ट करोगे मैं आगे इस वीडियो को कंटिन्यू करूंगा, वरना नहीं, ठीक है, वो आपके ऊपर है। हाँ जी, अभी मैं फिलहाल अगली वीडियो भी जल्दी लाने की कोशिश करूंगा कि अगली वीडियो जल्दी आएगी। आप बस फटाफट से जो मैंने बताया वो आप काम कर देना। और हाँ, अगर किसी भी स्टूडेंट्स को इस बुक के नोट्स चाहिए तो भाई नोट्स रेडी कर रहा हूँ, मैं बना रहा हूँ साथ के साथ। तो नोट्स वगैरह अगर आपको चाहिए तो इस नंबर पे जाके मैसेज करके पता कर लेना कि नोट्स वगैरह रेडी हो चुके हैं। अगर हो गए होंगे तो मिनिमम अमाउंट 150 के आसपास होगा, जो भी होगा ऊपर नीचे, वो पे करके आप पीडीएफ को बाय कर सकते हो व्हाट्सएप से ही। ये मेरा नंबर है व्हाट्सएप पे, इस पे जाके आपको मैसेज करना है, कॉल नहीं करनी, कॉल नहीं पिक होगी भाई, मैसेज नहीं डालना है सिर्फ, और कोई फ्रॉड स्कैम नहीं है भाई, मेरा ही नंबर है, मिल जाएंगे आपको नोट्स, इतनी बस विश्वास रखो, ठीक है। और मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, अगली वीडियो में एक नया चैप्टर, मतलब चैप्टर नंबर 2 के साथ। थैंक यू, कीप वॉचिंग, बाय बाय। प्लेलिस्ट में लिंक डाल दूंगा तो वहां से आप पूरी प्लेलिस्ट देख सकते हो, तो फटाफट से उतार लो इसको, डिस्क्रिप्शन में लिंक लगा दूंगा ताकि वहां से आप सारे चैप्टर्स को इजीली वॉच कर सको एक एक करके।